दिवांशु कह रहा है फोटो डाल दे तुम्हें। तो चलो कुछ चीजें शुरू करते हैं। थोड़ा ICI का साइट स्लो चल रहा है तो बुक्स नहीं मिलेंगे अभी फिलहाल, थोड़ी देर में भी देखता हूँ, चेक करता हूँ। बट वी कैन स्टार्ट विद द चैप्टर 1 एंड दैट इज यूनिट 1, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे दोस्तों, हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे अपने इस क्लास की। इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट? Introduction of what? Accounting. So the basic question that arises at very first step. Now, what is accounting? What is accounting? जब आप बात करोगे ना इंट्रोडक्शन की, तो जो पहला और सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है वो क्या है? व्हाट इज अकाउंटिंग? होता क्या है? इतने दिन से तो पढ़ रहे हैं सर, बता दो आज होता क्या है अकाउंटिंग। सो बच्चे बेसिकली यू हैव टू रिमेम्बर, अभी आपने बुक वगैरह पढ़ोगे ना तो बुक में तो अलग अलग डेफिनेशन देंगी, वो अपनी डेफिनेशन। एक्चुअली वहां पे ये नहीं बताया जाता व्हाट इज द अकाउंटिंग, वहां पे बताया जाता अकाउंटिंग में करते क्या है। सो बेसिकली वहां पे भी अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो एज इट इज होनी चाहिए वो थोड़ी सी डिफरेंट वे में है। मैं आपको सिंप्लीफाइड तरीके से बताता हूँ कि अकाउंटिंग क्या होता है, ध्यान से देखिए। अकाउंटिंग इज नथिंग बट द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या होता है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सो यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, दैट इज अकाउंटिंग, ठीक है ना। लाइक वही, सो ऐसा क्या रीजन है कि इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोला जा रहा है? सो इफ यू रिमेंबर कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है किसी के साथ तो यू नीड सम लैंग्वेज, यू हैव टू आस्क डाउट। वैसे डाउट पूछने का क्या करोगे? कोई ना कोई लैंग्वेज तो यूज करोगे ना, द कॉमन लैंग्वेज बिटवीन अस, जो हम दोनों को समझ में आए, है ना। उसी लैंग्वेज में आप मेरे से सवाल करोगे, मैं आपको जवाब दूंगा, और मैं आपसे सवाल करूंगा तो आप जवाब दोगे। लैंग्वेज मस्ट बी देयर टू गेट अ प्रॉपर कम्युनिकेशन, आया ना। सो व्हाट डू वी नीड टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस? हमें क्या चाहिए इंफॉर्मेशन के लिए? बिजनेस की इंफॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए? व्हाटएवर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड अबाउट बिजनेस, आपको कहां रेफर करना पड़ता है? अकाउंटिंग। यू वांट टू नो प्रॉफिट, प्रॉफिट पता करना है, कहां जाओगे? आपको पता चल करना है एक्सपेंसेस कैसे होंगे, कितने होंगे, कहां जाना है? अकाउंटिंग। आपको पता करना है कि मैनेजमेंट डिसीजन सही से ऑपरेट किया नहीं किया, कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग रिकॉर्ड देख के जो परफॉर्मेंस आएगी, प्रॉफिट लॉस, वहां से पता चलेगा। यू वांट टू नो द पोजीशन ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन, कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग, यानी बैलेंस शीट देखोगे। सो एवरी टाइम यू नो, इफ यू नीड सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम टाइम यू नीड टू रेफर टू वेयर? अकाउंटिंग। जब कभी भी आपको बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको किधर देखना पड़ेगा? अकाउंटिंग की तरफ देखना पड़ेगा। सो अकाउंटिंग इज द बेसिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, हाँ या ना। एवरीथिंग बिजनेस टेल यू अबाउट, वो कैसे बताता है? अकाउंटिंग के थ्रू। जब कभी भी बिजनेस आपको कोई भी इन्फो शेयर करता है, इंफॉर्मेशन आपको शेयर करता है, वो किसके थ्रू शेयर करता है? अकाउंटिंग के थ्रू करता है। सो दैट इज व्हाई इसको क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ऑफ। एंड यू नो बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस मींस अ सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर गोइंग ऑन रेकरिंग बेसिस, और क्या करने के लिए? द ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। ऑब्वियसली दैट मस्ट बी लीगल एक्टिविटी, इलीगल नहीं होना चाहिए, है ना। चरस गांजा नहीं बेचना, हाँ। क्या बेचना है? मैकबुक बेचना है, आईटीसी के प्रोडक्ट्स बेचना है, देख प्रमोशन कर। और गोली बड़ा पाव तो आज आया नहीं है, ठीक है ना। सो आई होप दैट इज ओके। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अच्छा, अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड क्या करते हैं? रिकॉर्ड्स में जाता क्या? रिकॉर्ड्स में क्या जाता है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। दो चीजें रिकॉर्ड्स में आती हैं। पहला आएगा तो फर्स्ट क्या आएगा? Transactions. And the second one, what is the second one? बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड होता है, बताओ सेकंड वन। अच्छा, ट्रांजैक्शन समझते पहले, ट्रांजैक्शन क्या होता है? समझते हैं सर, समझते।
ना? ये भाई साहब देवांशु जी, इज अ वेरी फेमस गाय। हाँ, हिंदी वाला गाय नहीं, है ना? हिंदी में तो बैल, है ना? बहुत फेमस है वैसे ये। करता क्या ये? दुनिया के सारे फालतू काम करते हैं। आपके जिंदगी में कोई तकलीफ हो 10 मिनट इसके साथ बैठिए, है ना? ज्यादा नहीं, 10 मिनट साथ में बैठिए, सारी तकलीफ आप भूल जाएंगे, इसको गालियां देंगे। तो स्ट्रेस बस्टर है ये, है ना? आपकी जिंदगी के सारे स्ट्रेस दूर कर देगा। आप भूल ही जाओगे क्या चिंता लेके बैठा था मैं, है ना? 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद उसको गालियां देना शुरू कर दोगे। सो दैट काइंड ऑफ टैलेंट ही हैज। तो ये लड़का ना डेली, अभी क्या है ना, ये घर से यहाँ तक राइडर के साथ आता है और यहाँ से भी राइडर के साथ जाता है। राइडर, यू नो, वो ऊबर वाला राइडर की बात कर रहा हूँ। सो आता है, जाता है, जाता है, आता है, ऐसे करता है ये। देखो, ये इसका रूटीन एक्टिविटी है। क्या है ये? तो भाई देवांशु विद राइडर क्या है? रूटीन एक्टिविटी। यहां से एक दिन निकला, है ना? यहां से एक दिन राइडर के साथ निकला और अचानक क्या हुआ? गड्ढे में गिर गया। तो जो डेली रूटीन बेसिस पे आना जाना लगा था, वो इसके लिए क्या था? ट्रांजैक्शन था। भाई ट्रांजैक्शन मतलब क्या? द रूटीन एक्टिविटी, द एक्सपेक्टेड एक्टिविटी। भाई ये घर कैसे जाएगा? अगर इससे पूछा जाए, किसी, अभी तो किसी से भी इतना सुनने के बाद किसी से पूछा जाए, देवांशु घर कैसे जाएगा? चिल्ला के बोलो, है ना? कैसे जाएगा? राइडर के साथ, हाँ या ना? पता है ना? लेकिन देवांशु क्या घर सही सलामत पहुंच जाएगा? अब ये सर एक्सपेक्टेड नहीं है, पता नहीं क्या होगा। मतलब ये जो गड्ढे में गिरा, व्हाट वाज दैट? दैट वाजंट ट्रांजैक्शन, दैट वाज एक्सीडेंट कह सकते हो। सो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं क्या? अब नेगेटिव इवेंट है। सो अकाउंटिंग में 2 चीजें होती है दोस्तों, क्या? और ये ही दोनों चीजें रिकॉर्ड होती हैं अकाउंटिंग में। ट्रांजैक्शंस मतलब क्या बोलूंगा, ध्यान से देखिए। ट्रांजैक्शन मतलब डे टू डे, बिल्कुल सही बात। day-to-day activities which are expected in कहाँ? Usual course of business. Usual course of business, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना पर। Events, इवेंट्स के लिए क्या याद रखोगे? अनएक्सपेक्टेड, ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता। तो एग्जांपल लिया था, वो जिंदगी में हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे सर बात करते हैं, परचेज ऑफ गुड्स, इज इट अ ट्रांजैक्शन और इवेंट? वेरी गुड। Sale of goods, payment of salary, closing stock, is it expected? कितना क्लोजिंग स्टॉक होगा या नहीं होगा, पता चल पाएगा? पहले से पता है तुम्हें? तो अनएक्सपेक्टेड है ना? क्या होगा ये? व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस? इवेंट। रास्ते में गिर गया, टांग टूट गई, इवेंट। कितना खुश हो गए, सबसे पहले बताया इवेंट। तो ये समझ में आना चाहिए। देखो, इसको आप कोरिलेट करना, जो आप यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस करते हो, ठीक है ना? ये भाई साहब डेली घर की सब्जी लेकर आते हैं, लेके जाते हैं, सब्जी लेके आते हैं, डेली सब्जी लाना इनका रूटीन काम है। एक्सपेक्टेड है ना? अगर कोई बोलेगा कि इसके घर में सब्जी कौन लाता है, तो एवरीवन नोज कौन है? अभिषेक, नॉट बच्चन वाला, ठीक है ना? तो ये लाता है। अभी अचानक सब्जी मंडी में गया और कहीं किसी ने इसका पॉकेट मार लिया, भाई साहब वही घूम रहे थे, है ना? लेके गायब हो गए। अब बताओ, क्या ये एक्सपेक्टेड था? नहीं, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल ना। वैसे जरूरत नहीं है सब काम की, आपको, मुझे पता है, बट फिर भी शौक बड़ी चीज है ना? कई बार लोग शौक से बड़े बड़े काम कर जाते हैं। सो आई होप दैट इज ओके। ट्रांजैक्शन मींस व्हाट?
नॉर्मल एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज कह सकते हैं, एंड इवेंट मतलब क्या, अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटीज। बहुत सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते आप इसमें, ठीक है, पक्की बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फाइनली मैं आईसीआई के रिसोर्सेज से उठा के लाता हूँ आपको नहीं, मतलब बुक्स को। इन्होंने जब से साइट चेंज करी है ना, पता नहीं क्या इन्होंने कर दिया, रिसोर्सेज पे भी आएगा ना। एक बार फोन में देख रहे हैं ओपन हो रहा है, डायरेक्ट वही पहुंचना था, पता नहीं क्यों इस पे चेंज कर दिया आपने। Forget about that. Just wait, मैं इसको लेके आता हूँ एक मिनट। सीधा फाउंडेशन पे जा। एक बार फोन दे दो मुझे साइड से। अरे वो 9 यूनिट अलग अलग है, एक में नहीं है, कितना डाउनलोड करूंगा, कोई नहीं, मैं कंटेंट पे रहूं, इसलिए मैं आपके सामने मॉड्यूल भी मैं अपने पास रख लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। मैं कंटेंट से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि देखो अननेसेसरी की फालतू की बातें करके, मतलब जो भी चीजें होंगी जो आपको आपके लेवल करनी है और वो एक ही क्लास में खत्म करना है, तो फिर उन चीजों पे नहीं जाना मुझे। So we have got the introductory pattern कि क्या होता है ये, like introduction में ये बता दिया कि accounting is the language of business and records all the transactions and events of the business, हाँ या ना? पक्की बात। मीनिंग मीनिंग आपको पढ़ लेना है, मीनिंग में आपको बेसिकली यही याद लिखा जाकर मिलेगा क्या क्या, कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, समराइजिंग, मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड ऑल, ये सब करके मिलेगा, तो आप इसको रीड कर लेना। Now we'll go for the general financial information, मतलब आप देखो generating the financial information. If you can refer page number 1.4 of your module सामने रखना पेज नंबर 1.4। अब आपको अगर मैं बोलूं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ, इसको बोलेंगे हम अकाउंटिंग प्रोसेस, क्या नाम देंगे बेटा, अकाउंटिंग प्रोसेस का नाम देंगे, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करने जा रहे हैं दोस्त। पहला प्रोसेस क्या है, रिकॉर्डिंग। पहला प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखिए, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग का मतलब होता है सर ट्रांजैक्शन को बुक्स में एंटर करना। एंड व्हाट इज द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल एंट्री। तो रिकॉर्डिंग कहाँ होगा, रिकॉर्डिंग होगा कहाँ पे, journal, but sometime we may prepare this kind of book, that is subsidiary book. ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग में दोस्तों मैंने पहले ही आपको बोला, रिकॉर्डिंग में मतलब वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। तो वहां पे सबसे पहले क्या होगा, जर्नल होगा या फिर सब्सिडियरी बुक्स होगा, यहाँ पे याद रखना, ये रिकॉर्डिंग के लिए है। अभी जर्नल भी आपको डिस्कस करूंगा आज मैं, और सब्सिडियरी बुक्स भी, तो टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज जो होता है, अच्छा रिकॉर्डिंग का नेचर जस्ट लाइक ऐसे समझो विजिटर्स रजिस्टर। अगर मैं दूर ना जाऊं, इंस्टीट्यूशन की बात करूं, बेसिकली अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं, whoever comes for the inquiry, चाहे वो 11 12 बीकॉम या फिर सीए सीएस सीएमए या फिर फाउंडेशन इंटरमीडिएट व्हाटएवर लेवल में भी कोई भी आता अगर, तो जो इंक्वायरी फॉर्म होता है, जो इंक्वायरी रजिस्टर होगी, वो एक ही होगी ना, एक ही होगी ना, कि अलग अलग होगा? अलग नहीं होगा, फॉर्म एक ही होगा, उसमें मेंशन होगा, आप डिटेल भर के दोगे। सो दैट इज जस्ट लाइक आप विजिटर्स रजिस्टर देखो ना, कि आप आओगे तो साइन करोगे, नाम लिखोगे, तो डिटेल एक किनारे से रहेगा, क्लास भी मेंशन करोगे। लेकिन क्या सबको एक ही क्लास में भर दिया जाएगा जब उनकी क्लास शुरू की जाएगी? क्या किया जाएगा? सबको अलग अलग क्लासेस में बैठाया जाएगा, एज पर देयर लेवल एंड एज पर देयर नीड। तो दैट इज नोन एज व्हाट, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग बोलते हैं इसको,
क्या करेंगे? क्लासिफाइंग। और ये कहाँ होगा? लेजर में, याद रखना। तो जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स में तो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो भी आ रहा है भरते जाओ इनको फटाफट। बाकी जब इनको हमें प्रॉपरली रिकॉर्ड को आगे प्रोसेस करना है तो हमें क्या करना है? सबका अलग अलग डिटेल प्रिपेयर करना है, एंड दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ लेजर। कोई दिक्कत हो तो बता दो यहां तक। नाउ द नेक्स्ट स्टेज, अब लेजर यानी क्लासिफिकेशन करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टिल द इंफॉर्मेशन इज वेरी मच, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। अब अपने को क्या करना है? इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन की हमें हर समय नीड नहीं होती है, ठीक है ना। हम एट द सेम टाइम वी नीड सम क्रक्स इंफॉर्मेशन, जो मेन इंफॉर्मेशन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? फिर समरी स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, यानी समराइजेशन करेंगे, ठीक है ना। समरी प्रिपेयर करने के लिए हम क्या बनाते हैं भाई साहब? बताना। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और याद रखना इसी समरी में ही आ जाता है कौन? फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी आ जाता है इसी में। सो यू हैव गो थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, आप कर चुके हैं ये सब। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह आपने प्रिपेयर कर रखा, पढ़ रखा है। समरी में ट्रायल बैलेंस आएगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा। ट्रायल बैलेंस क्या करता है? हर अकाउंट का समरी बताता है कि इस अकाउंट का इतना बैलेंस है या इतना टोटल है। बात करता हूं। फाइनल अकाउंट क्या समरी बताता है कि पूरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड से इतने का प्रॉफिट, इतने का लॉस, इतना एसेट, इतनी लायबिलिटी, ये समरी बताता है। तो समराइजेशन का प्रोसेस कहां होता है बेटा? ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट में। अब ये यहाँ पे आपका बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी हो गया, यहाँ पे आपका बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो गया? रेडी। अब आपको क्या करना है? इसको फर्दर प्रोसेसिंग करनी, केवल अकाउंट मेंटेन करने के लिए नहीं था, क्या करना है? उसका यूज भी तो करना आगे। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप शुरू होता है दैट इज एनालाइजिंग। एनालाइजिंग क्या होता है सर? देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये तो सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करके रखा है ना, बट क्या सबको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए क्या? सबको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए क्या? नहीं सर, सबकी अपनी अपनी नीड होगी, और अपनी अपनी नीड के हिसाब से उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी अंदर इंफॉर्मेशन है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर इंफॉर्मेशन है, अपनी नीड के हिसाब से लोग उसको पिक करेंगे, एंड दैट कम्स अंडर एनालिसिस। एक्चुअली क्या करोगे? अगर समवन वांट टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, लेट्स सपोज बैंक में लोन लेने गए, बैंक तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड जानकर क्या करेगा? कितने लोगों से ट्रांजैक्शन करते हो, डेटर कौन है, कस्टमर कौन है, ट्रेडर कौन है, क्रेडिटर कौन है, सारी चीजें जानकर क्या करेगा वो? उसको बस क्या चाहिए? एट द एंड ऑडिटेड बैलेंस शीट चाहिए। बैलेंस शीट यानी वो तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है बाय मींस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो उसका इंटरेस्ट किस में है? बैलेंस शीट। क्लियर? एक बात बताओ मेरे, जो इन्वेस्टर है, जो शेयर होल्डर है, वो क्या जानना चाहता है? जो डिविडेंड उसको दिया गया वो सही है नहीं, उसके लिए वो प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना चाहता है। उसको एसेट लायबिलिटी से मतलब नहीं, उसको किससे मतलब? सीधा प्रॉफिटेबिलिटी से। सो एवरीवन नीड्स सम स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, स्पेशल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, और ऐसे में वो क्या करेगा? अपने हिसाब से प्रोसेस करेगा, एनालाइज करेगा और इंफॉर्मेशन निकाल लेगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखना। एनालाइज करेगा, उसके बाद क्या करना है? एनालाइज करने के बाद बिजनेस का मालिक भी, ओनर भी, एंटरप्राइज का ओनर भी क्या करता है? एनालाइज करता है चीजों को, एंड देन आफ्टर क्या करता है? एनालाइज करने के बाद इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन? अरे पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग, और क्या मेरे भाई? पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आप डिसाइड करते हो ना बिजनेस पॉलिसीज कैसी बनाई जाए, कैसे डिसीजंस लिए जाए, ये चीज हो गया आपका यहाँ पे इंटरप्रिटेशन। एंड द लास्ट प्रोसेस इज व्हाट? कम्युनिकेटिंग। टू whom? टू सो जितने भी यूजर्स हैं उनको क्या करना? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना। आई होप दैट इज ओके। यूजर्स को इंफॉर्मेशन क्या करना दोस्तों? कम्युनिकेट करना। मेरे को लगता है क्लियर है। यूजर्स को क्यों कम्युनिकेट करना? एवरीवन नीड्स द इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट को भी चाहिए इंफॉर्मेशन। किस बारे में? क्या करने के लिए गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए?
टैक्स कैलकुलेट करना है, मुझे ये भी तो जानना है तुम चोर तो नहीं हो, हाँ विजय माल्या टाइप के तो नहीं हो, ठीक है। सो देखो दोस्तों, अगर मैं यूजर्स की बात स्पेसिफिकली करूं तो विजय माल्या नहीं बोल रहा हूं, मतलब विजय माल्या को साइड कर दो यार फिलहाल। यूजर्स की अगर मैं बात करूं, दो तरीके के यूजर्स होंगे। पहला होगा इंटरनल यूजर, टेंशन मत लो, आ रहा हूं। पहला यूजर क्या होगा और दूसरा क्या होगा? इंटरनल यूजर्स के कुछ एग्जांपल दे सकते हो? चलो सबसे पहले तो मैं ओनर रख देता हूँ, मतलब ओनर में आप शेयर होल्डर रख दिए, बिल्कुल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रख लो, एम्प्लॉइज को मत रखो यार। एम्प्लॉइज जो है उसको क्या फर्क पड़ता है बिजनेस की परफॉर्मेंस से, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी से, बिजनेस के लेवल से? अगर आपकी सैलरी, मिस्टर राज, अगर आपकी सैलरी कहीं पे तय कर दी गई 50 रुपए, नहीं बे 50,000 रुपए, 50 रुपए में काम करेगा तू? 50,000 रुपए। अब वो ऑर्गेनाइजेशन अगर ढंग से नहीं ऑपरेट कर रहा है, आप अपना एफर्ट लगा रहे हो, तो महीने के एंड में कितना मांगोगे उससे? भाई आपको फर्क पड़ेगा क्या? तो इंटरनल यूजर्स जो होते हैं ना, वो वेरी मच पैशनेट होते हैं बिजनेस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, बट एम्प्लॉइज आर नॉट दैट काइंड ऑफ, मतलब मुझे लगता है कि एम्प्लॉइज को इस कैटेगरी, कुछ एम्प्लॉइज होते हैं उस कैटेगरी में, लेकिन जनरली एम्प्लॉइज को एक्सटर्नल में ही रखा जाता है। कुछ और बता सकते हो क्या? जो कमीशन बेस पे काम वो भी बेटा, उनको तो अपना काम करना, बस अपने काम से मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन से मतलब नहीं है। Still they like if you can go with the consignee as well, consignee को बात करो कमीशन। मैंने क्या बताया था, स्वार्थ वहां भी होता है, तुम बर्बाद हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपना कमीशन निकालेगा। इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स ये रहे ना, शेयर और ओनर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। छोड़ो ना, तुम्हें कौन सा इसलिए इतना ज्यादा एग्जाम्पल लिख के आना है? Whoever belonging to the inside of the organization, जिनके हाथ में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है किसी भी काइंड ऑफ तरीके से, कोई भी तरीके से, वो क्या कहलाएंगे? इंटरनल यूजर्स। एक्सटर्नल मतलब जो केवल और केवल अपने पर्सनल बेनिफिट या कुछ एक्सटर्नल सर्विसेज की वजह से जुड़े हैं, इसमें आपको ज्यादा मिलेंगे। लाइक सबसे पहले तो इनको रखो, वरना मोदी जी बुरा मान जाएंगे, है ना? जनता। तो चलो कस्टमर्स, ठीक है ना? और बैंक में, चलो पब्लिक में, ठीक है बैंक लिख दो यार, मतलब बच्चा बोल रहा है बुरा ना मान जाए। बैंक हो गया, और क्या? हाँ, और अरे ये कह सकते हो ना कॉम्पिटिटर, इनको क्यों पीछे छोड़ना? कॉम्पिटिटर, दुनिया भले इंटरेस्ट छोड़ देगी, इनका इंटरेस्ट कभी नहीं खत्म होने वाला। कॉम्पिटिटर ये तो ये भी जानना चाहते कि रात में डिनर क्या किया था, है ना? तो अब सोचो बिजनेस की इंफॉर्मेशन, अभी एक्सेट्रा लिखो यार, कितना लिखोगे? सो दीज आर द यूजर्स जो कि आपको क्या मिलेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। और हर किसी को कम्युनिकेट करना पड़ता है, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, दैट इज टू शो द अदर्स, ठीक है ना? इतना क्लियर है? बोलो। नाउ यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मैंने आपको बता दिया। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस। देखो अकाउंटिंग की शुरुआत कहां से हुई? अब इसको कुछ लिखना नहीं, बस एक बार रीडिंग मार देना। अब इसमें एक वर्ड यूज करेगा, स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्टीवर्डशिप? बताओ, स्टीवर्डशिप का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? वर्ड मीनिंग कहाँ लिखा? मैंने लिखा है। अच्छा तुमने लिख रखा है, कहाँ से? गूगल से लिख रखा है। पता नहीं क्या बोली, मैं सुना नहीं, पहले तो मैं ये सोच रहा था इतना क्या बोल रही है। एक बार फिर से बोल, क्या लिखा है? स्टीवर्डशिप, एक कोर वर्ड भी होगा, देखना भाई, ये तो कुछ गड़बड़ ही जा रही है। गूगल ने ये क्या बताया? हालांकि मेरे पास जो शब्द समझाने के लिए मेरे पास तो अपना है ना? स्टीवर्डशिप मतलब टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी काइंड ऑफ। अरे यार भूल जाओ ये सब चीजें। मुनीम जी का नाम सुना पुरानी फिल्मों में? मुनीम जी, है ना? बोलो। वही क्या
करते थे, कैसा काम होता था, ये राजा महाराजाओं का पूरा हिसाब किताब रखते थे, वही खाता देखते थे, है ना, दही खाता नहीं रहते, वही खाता देखते थे। तो दैट वाज, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलते थे, नॉट ओनली वही खाता, एवरीथिंग जो भी उनके पास होता था सब कुछ का हिसाब किताब रखते थे, हाँ है ना। इनफैक्ट जो उस टाइम राजा महाराजाओं की 3-4 बीवियां भी होती थी, उनका भी हिसाब किताब रखते थे। तो यही सोच रहा था, मुझे पता था उसी जमाने से तू आया है। Now you know I can read the expression, है ना। सीरियसली लड़का वही सोच रहा था कि सर हिसाब किताब रखते थे, उनकी तो 4-4 बीवियां होती थी, 10-10 बीवियां होती थी, है ना। बेटा वो राजा महाराजा होते थे, है ना, उनको सोचना नहीं पड़ता था खिलाने पिलाने के लिए। तो तुम्हें अगर कोई लेके जाएगा, ओह सॉरी, तुम्हारे साथ कोई आएगा तो तुम्हें तो सोचना पड़ेगा ना खिलाने के लिए। तो तुम एक से एक, वैसे मुझे मुश्किल लग रहा है एक भी ना मिले, बट ठीक है, इतने भाई पैशनेट, इतने खतरनाक ख्याल मत पालो, है ना। फिर तो बेटा स्टारबक्स में ही रहोगे तुम, एम्प्लॉय नहीं बे नौकर बोल। एम्प्लॉय एक अच्छा लेवल होता है, अब 10 बीवियां रख लेगा तो फिर स्टारबक्स में जॉब करेगा ओ, या तो फिर राम भरोसे ढाबे पे रामू काका। चलो ध्यान दो इधर, राजू भाई फेमस है, छोड़ दे, ये अपना चाय वाला भी राजू, मतलब अपना वाला जो राजू, तो देख लेना किसी दिन तुम्हें बाबूराव ना बना दे। तो ठीक है सर, इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है। स्टीवर्डशिप मुनीमगिरी से शुरू हुआ था कहानी, और आज आके कहां पे देखो रुका हुआ है। सो मतलब यू आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट मींस यू आर गोइंग टू बी अ मुनीम। अरे नहीं, मुनीम पर्सनल होते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो इतने लोगों को मैनेज करता है, अब इतना मत गिरा लो, ठीक है। बट इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग इज समवॉट कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर थिंग। नहीं लगता कि वहां से कहीं ना कहीं हिसाब किताब रखते रखते आज हम बड़े लेवल पे हिसाब किताब रखने लगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लो मेरे दोस्तों। ऑब्जेक्टिव अब इतना बड़ा तो कोई लॉजिक नहीं है ऑब्जेक्टिव के लिए। व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव? कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। भाई जो चीजें स्कैटर्ड फॉर्म है वो एक जगह लिखा लिखाया मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग नोट्स एज वेल। बोलो, वो अभी तो नोट्स बना रहे हो, क्यों बनाते हो नोट्स? एक जगह सब कुछ मिल जाए, हाँ है ना, और वो भी कम शब्दों में, समराइज फॉर्म में। नेक्स्ट, रिजल्ट कैसा? प्रॉफिट या लॉस कब आएगा? जब आप रिकॉर्ड रखोगे, तो अकाउंटिंग ही बेनिफिट प्रोवाइड करेगा इसका। नेक्स्ट, फाइनेंशियल पोजीशन। कहने का मतलब यही है कि चाहता तो एक ही में निपटा देता, लेकिन उसी पहले पॉइंट को ही 3 पॉइंट बना दिया। पहला तो है ही, 2 पॉइंट और बना दिया। रिजल्ट मतलब प्रॉफिट लॉस असरटेन करना, और फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज का स्टेटस जानना। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। अभी बताया, यूजर्स को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड द लास्ट वन, to know the solvency position. How can we get that? Financial position के थ्रू ये solvency position निकल के आती है। liquidity position या solvency position, यानी long term या short term solvency दोनों निकल के आती है, ठीक है ना। So this is the objective। अब इससे ज्यादा तो कुछ जानने की जरूरत नहीं है। And functions of accounting में measurement, forecasting, decision making, ये सब आप पढ़ लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। Now here comes 3 things, ध्यान से देखना। ये है क्या? देन क्या नहीं चाहिए? ये क्या है? अकाउंटिंग, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज चलो यार, जो भी कलर चेंज नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं। ये है आपका अकाउंटेंसी। ड्राइंग मेरी बड़ी अच्छी है बेटा, मैंने स्पेशली कोर्स किया है गंदी राइटिंग का, गंदी ड्राइंग का, सॉरी राइटिंग तुमसे ठीक ही है, ठीक है, गंदी ड्राइंग करने का, ठीक है, स्पेशल कोर्स किया है ना। मजनू, मेरे से गंदा पेंटिंग केवल मजनू भाई की बन सकती है। यू नो मजनू भाई, है ना? नहीं जानते? अरे जो मजनू भाई को नहीं जानता फिर तो बेकार है, उसकी जिंदगी व्यर्थ चली गई, है ना।
the one and only, the most talented क्या नाम है artist of the millennium, है ना? पिकासो का सब कुछ नहीं है, उसके झक्कासों के आगे, है ना? वो झक्कासो पेंटिंग बनाता था, वो था ना झक्कास, है ना? तो देखो, this is the criteria I am going to explain. इतने इससे अच्छी राइटिंग नहीं बना सकता, बट कोशिश कर सकता था अच्छा, लेकिन इसका कोई खास यूज नहीं है। बुक कीपिंग सबसे लास्ट में, डीप में, है ना? डीप इनसाइड द बॉक्स। What is that bookkeeping? Bookkeeping is the very initial stage of financial statement. Financial statement या books of account prepare करने की अगर मैं बात करूँ, books of account prepare करने की बात करूँ, तो bookkeeping is the very basic stage. Bookkeeping का meaning होता है keeping systematic records of transaction in our books of account. That's it. So journal, ledger और trial balance bookkeeping में cover होते हैं, ये याद रख लेना। कौन? Journal, ledger and trial balance. जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, ये तीनों कवर अप होते हैं कहां पे? बुक कीपिंग में। दैट्स इट, ओके, खत्म। नेक्स्ट स्टेज आता है आपका क्या? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में केवल और केवल क्या आता है? फाइनल अकाउंट, यानी फाइनल अकाउंट्स आते हैं। अकाउंटिंग मतलब समरी स्टेटमेंट दैट टेल्स अस अबाउट द रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। दैट्स इट, ठीक है? तो प्रोसेस बताया था ना ऊपर अभी, ये बुक कीपिंग है, ये बुक कीपिंग है, ये बुक कीपिंग है, ये भी बुक कीपिंग है, खत्म। ये आपका क्या है? अकाउंटिंग। बाकी जो भी बच गया वो क्या है? लेकिन सर हम ऐसे नहीं पढ़ते। अगर आपको अकाउंटिंग बोला गया, दैट मींस यू हैव टू स्टडी अबाउट बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग बोथ। इसीलिए ये देखोगे बॉक्स के अंदर बॉक्स है। So that means if we are going through the accountancy, that means complete study of bookkeeping, accounting and then accountancy. That is the thing here. Accountancy covers everything. Accounting cover accounting as well as bookkeeping, and bookkeeping itself the only thing. ठीक है ना? The basic thing. Clear है? पक्की बात? इसीलिए इस तरह से बॉक्स बना के दिया गया और कुछ नहीं है, बॉक्स में बॉक्स बना के दिया गया है। So you can read the difference between bookkeeping and accounting. Bookkeeping is the primary stage and the secondary stage will be accounting. Now, where bookkeeping ends, accounting starts from there. हाँ या ना? जहां bookkeeping खत्म होगा, accounting वहीं से शुरू होगा। तो कुछ बेसिक बातें इसको रीड कर लेना आप लोग। सब फील्ड्स की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट पेज नंबर 1.10 आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 1.10, जहां पे सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग बोला है। अकाउंटिंग तो बहुत बड़ी बात हो गई, उसके सब फील्ड्स भी होते हैं, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंटिंग होती है, जिसमें सबसे पहला और फॉरमोस्ट जो आप भी पढ़ रहे हो और पढ़ते ही रहोगे, कौन सा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। व्हाट इज दैट? The accounting which tells us about the information regarding results and financial position of entire organization, and that is meant for external uses. External uses के लिए भी बनाया जाता है। इंटरनल यूज करो ना करो, एक्सटर्नल तो यूज होगा। लाइक अगर गवर्नमेंट मांगती है तो क्या करोगे? अलाउ है, यही तो रेंडर करोगे। Then management accounting, the accounting which is just only for the management purposes, जो मैनेजमेंट अपने लिए करेगी। हाँ या ना? लाइक व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? टू मेक बेटर पॉलिसीज। हाँ या ना? पॉलिसीज बनाने के लिए दे नीड सम इंफॉर्मेशन, और सर इंफॉर्मेशन के लिए कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी बनवा सकते हैं। हाँ या ना? लाइक कॉस्ट कंट्रोल करना है, बेटर डिसीजन लेना है, प्राइसिंग पॉलिसी सही करनी है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, मैनेजमेंट करता है, लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग वगैरह हो गया, ये सब करना, तो ये सब चीजें होती है। ठीक है ना? कॉस्ट अकाउंटिंग आपको मिलेगा इंटरमीडिएट में, सब मिलेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड एक्टिविटीज, उसको जब रिकॉर्ड करोगे तो वो केवल कॉस्ट रिकॉर्डिंग है, एंड दैट इज नॉट फॉर पब्लिक यूज, वो अपने लिए यूज होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा। सोशल रिस्पांसिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। अब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे ना तो आपको मिलेगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का कंप्लीट डिटेल। सीधी बात समझो ना कि तुम रिसोर्सेज लेते हो सोसाइटी से और वहां पे आप देते हो क्या? नेगेटिविटी, लाइक पोल्यूशन के फॉर्म में, लॉट ऑफ थिंग्स। तो इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी कि अगर आप गुटखा बेच रहे हो, तंबाकू बेच रहे हो, तो आपका काम क्या है? कम से कम कैंसर का हॉस्पिटल तो बनवा ही दो यार, है ना? चलो इतना डिटेल में मत जाओ, ये 2 लाइन तो लिखा है, उसमें क्या इतना डिटेल सुनना। एंड ह्यूमन रिसोर्स,
सर वैसे मैं बता दूं एमबीए का एक प्रॉपर कोर्स होता है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या हुआ, आप मतलब पर्सोनल की बात कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग जो अकाउंटिंग होगी तो अलग बात है, वो देख लेंगे, ठीक है। यूजर्स के बारे में आपने बात कर ली है। यूजर्स में यहाँ पे सबसे पहले इन्वेस्टर बोला है, एम्प्लॉय बोला, लीडर्स। लीडर्स क्या होते हैं यार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लीडर्स होते हैं? नहीं, लीडर्स लिखा, मैं क्या, मैं अंदर थोड़े ना हो यार, कह रहा लेंडर्स है। हाँ एग्जैक्टली, लेंडर्स ही होना था, लेकिन यहाँ लिखा है लीडर्स। मैं तभी तो पूछा लीडर्स को क्या जरूरत पड़ गई। अब बताओ ना कि केजरीवाल और मोदी जी या राहुल गांधी, छोड़ तीसरा वाले रिजेक्ट कर, है ना, नो ऑफेंस टू कांग्रेस, लेकिन तीसरे वाले को मैं इज्जत नहीं दे सकता, हटा उसको। कौन? हाँ तो उसको हटाओ, ये कंपटीशन से बात करो उसको, ठीक है ना। सो बताओ यार, देखो बंदा ये सब अपने अपने वजह से कराता है और कोई रीजन नहीं है। हाँ तो फिर वही होगा ना, जब नारियल का वो बनाओगे, क्या बोलते हैं, जूस। नहीं वो आलू और सोना तो मोदी जी की चाल थी, चुप रहो, ऐसा बोला नहीं। तो मोदी जी की फिरकी ले रहा था, उसको एडिट करके चला दिया। अच्छा देखो कितना सही है, वो वीडियो पे सही बोला था उसने, गलत नहीं बोला था उस टाइम पे, लेकिन देखो उसके बाद लोगों ने उसको एडिट करके इतना सर्कुलेट कर दिया कि एक झूठ को दुनिया सच मान बैठी। लेकिन एक बात जरूर उसने बोला था, आलू की फैक्ट्री लगाऊंगा। लगाने की बात, आलू फैक्ट्री में उगाता है ना वो, और चिप्स की खेती हो जाएगी, है ना। सो दैट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो उसने शेयर किए थे, दोस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो लेंडर से बेटा ये लीडर्स नहीं है, लीडर्स को जितना दूर रखो उतना फायदा है। एंड सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, है ना, पब्लिक कस्टमर्स बताया तो था। और आगे लास्ट में मैनेजमेंट भी थोड़ा यूज तो कर ही लेते हैं। अब लास्ट वाला पॉइंट आपको खुद पढ़ना है, रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स लाइक अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग लॉ, डिस्काउंटिंग स्टैटिस्टिक्स, सब पढ़ना बेटा, ये इसमें छोड़ना मत, ठीक है ना, छोड़ना मत। क्योंकि अलॉट ऑफ टाइम 4 नंबर, देखो 4 नंबर की कंपलसरी थ्योरी आएगी, ये कंफर्म रख के चलो अभी तक के ट्रेंडिंग टॉपिक्स के हिसाब से। नहीं आए तो ये मत बोलना कि सर ने बोला था और नहीं आया, ठीक है ना। ये तुम लोग की बड़ी गंदी ऐसी आदत है कि सर ने तो बोला था, सर ने पेपर प्रेडिक्ट किया है, एब्सोल्युटली, सर ने तो कल इंडिया को मैच जितवा भी दिया था, है ना। केवल एक जिहादी था जिसकी वजह से हार गया। ये पनौती, इतना बड़ा पनौती है ये, मैं बता रहा हूँ। ऋषभ की बात करो मैं, ऋषभ पावा, ये भाई साहब इतना बड़ा, ये पौआ है, ऋषभ पौआ है, तो पौआ पी के ऐसा प्रेडिक्शन कर रहा है भाई साहब, इसने ना, यही बंदा जो पाकिस्तान को ले आया फाइनल में। और सुन, इसने ना, मतलब जब पाकिस्तान एकदम ऑलमोस्ट बाहर ही थी, एंड दिस इज द गाय, द ओनली गाय जिसने बोला कि सर अभी भी चांसेस है, नीदरलैंड अगर साउथ अफ्रीका को हरा देती है, और भाई 4 दिन बाद सच में हरा दिया, क्या मतलब है, मैं मारूंगा। और तू तो छोड़ दे, तू तो मैं पैदा होने से पहले बाहर। ये भाई ने वेस्ट इंडीज की टीम अपने मतलब प्रेडिक्ट करी थी कि ये जाएगी फाइनल तक। वेस्ट इंडीज की टीम जो लीग में भी नहीं गई, साउथ। अब पूछा क्यों, इतना कहता है वो डैरेन सैमी, मैं फैन हूं उसका, वो खेल भी नहीं रहा, हो चुका रिटायर। और दूसरे में साउथ अफ्रीका टीम, कहता दूसरी फेवरेट है साउथ अफ्रीका टीम, तो कहता है वो एबी डिविलियर्स, वो भी नहीं खेल रहा है ना। तो तेरे जैसे क्रिकेट प्रेमी ना, कसम से, और एक इसके जैसे सटोरिये, ये सट्टेबाज है एकदम बढ़िया भाई। ऐसे कौन कहते हैं इतना भयंकर, नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा के अभी 6 महीने पहले, बता दो तुम पक्का। ये तो पनौती है, वैसी पनौती मारा कि अच्छी टीम्स की हालत खराब। तो भाई देखो, हम प्रेडिक्शन करते हैं, तो प्रेडिक्शन का ये मतलब है कि हम गलत हो भी सकते हैं, है ना। अभी गलत हो सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने बोला 4 नंबर की थ्योरी कंपलसरी आएगी तो मतलब नहीं आई। सर ने बोला था, इसके चक्कर में मैंने 2 दिन थ्योरी पढ़ी थी, तो क्या वो पढ़ लिया, नहीं आया तो नहीं आया। ये मत सोच लेना कि सर ने बोला तो होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, कुछ लिमिटेशंस भी होती है क्या इसमें? अच्छा देखो, लिमिटेशंस को पॉइंट वाइज तो लिखा, हेडिंग वाइज नहीं लिखा, लेकिन तुम काउंट कराओ ना कुछ लिमिटेशंस, कुछ कमियां, रिजिडिटी हो जाती है। अकाउंटिंग के अंदर में द बेसिक एंड वेरी
मच जो आप बिलीव करोगे, जो सबसे बड़ा डिमेरिट है वो है ये कि अकाउंटिंग कैन प्रेजेंट ओनली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, नॉट क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, है ना। जो जानता है वही डेटा को रीड कर सकता है। And you need some sort of experience to read the data। बिल्कुल सही बोल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आपको पहले नॉलेज भी होना चाहिए, उसको इन्फॉर्मेशन को पॉइंट और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, ठीक है ना। तो बाकी देखना एरियाज ऑफ सर्विसेज तो आप पढ़ लोगे यार कि आपकी जिंदगी आप क्या क्या करोगे। तो भाई देखो, आप अकाउंटिंग करोगे, आप ऑडिटिंग करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट करोगे, इंटरनल ऑडिट करोगे। अब ये सब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। टैक्सेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, कंसल्टेंसी सर्विसेज, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, अदर सर्विसेज वो देख लेना। चलिए इतना तो ठीक है। इस पे एक बार क्वेश्चन आया था एरिया ऑफ सर्विसेज के ऊपर, एक बार 4 नंबर की थ्योरी में आया था। सारे नहीं डिफाइन करने थे, कुछ कर रहे थे, ठीक है। नहीं, ये तो सीए का काम क्या है, वही सीए का रोल वही है ना। बात आई एरिया ऑफ सर्विसेज की, बात आ गई ना, रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडस्ट्री। नेक्स्ट जो चैप्टर है यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 पे आ जाओ दोस्तों। यूनिट 2 अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशन। ठीक है ना। कंसेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स, इनका यूज अकाउंटिंग में क्यों किया जाता है? टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी। इनको इसलिए यूज किया जाता है टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी, यानी कि सब कोई जब एक ही कंसेप्ट, एक ही आइडियोलॉजी से चलेंगे, ज्यादा ऑप्शंस नहीं अवेलेबल होंगे, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे कंपैरिजन करना इजी होगा, यूनिफॉर्मिटी इजीली फाइंड आउट की जा सकती है। And there are lot of concepts, accounting concept जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, करते हैं, और कुछ assumptions हैं। मैं बेसिकली concepts और assumption की बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप लोग। अकाउंटिंग concepts एंड assumptions की बात करने जा रहा हूँ। तो पहला जो concept है जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आपके मॉड्यूल के सबसे इनिशियल पेज में ही हेडिंग में पहले ही पेज पे दे रखा है, यूनिट 2 के पहले ही पेज पे। मैं उसी लिस्ट के हिसाब से चलता हूँ। सबसे पहले क्या है? नाउ एंटिटी कंसेप्ट, या समटाइम इसको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या समटाइम सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। नाउ अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो मैं आपको कंपनी अकाउंट की थ्योरी जब पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैं बताया था सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में, है ना। सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में बताया था कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। बिजनेस अलग और बिजनेसमैन क्या है? Both have their own independent identity. Both are not interrelated directly. Indirectly तो होंगे ही भाई, मान के चलेंगे। Both represents themselves. मतलब ये नहीं कि बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही मानकर चलोगे। So if you are talking about Mukesh Ambani, then he is having a separate identity from Reliance India Limited. Reliance India Limited अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा, अगर अंबानी की बात करोगे सेपरेट होगा, ठीक है ना। बिजनेस अलग होगा, बिजनेसमैन अलग होगा, ये मानकर हम अकाउंटिंग करते हैं, याद रखना। तो इस कंसेप्ट का ओरिजिन क्या होता है, इसका रीजन पता चल गया ना, एंटिटी। अब ये मॉड्यूल से पढ़ना है, इसका थ्योरी नोट्स में इतना नाम काफी है। इसके इफेक्ट्स, इसका आउटकम क्या निकल के आएगा? पहला आउटकम क्या निकलेगा? बिजनेसमैन को प्रॉफिट दिया जाता है। प्रॉफिट या लॉस कहां जाता है? प्रॉफिट या लॉस कहां ट्रांसफर होता है? कैपिटल में, यानी बिजनेसमैन को जाता है ना। कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। क्लियर? ड्राइंग को हम क्या ट्रीट कर सकते हैं? अरे अगर कैपिटल लायबिलिटी है तो ड्राइंग क्या है बेटे? ड्राइंग क्या होगा? एसेट होगा। एंड अल्टीमेटली ये सेट ऑफ हो जाता है कहां से? कैपिटल से, यानी लायबिलिटी से। कोई दिक्कत? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट क्यों आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी कंसेप्ट की वजह से आ रहा है। ये जो कंसेप्ट ना डिराइव्ड कंसेप्ट है, ये इसी कंसेप्ट की वजह से आ रहा है। अगर तुम बिजनेसमैन को अलग मान रहे हो और उससे पैसे लिए हो तो उसको इंटरेस्ट नहीं दोगे? तुमने मेरे से पैसे लिए तो इंटरेस्ट नहीं दोगे? देना पड़ेगा। और अगर बिजनेसमैन काम कर रहा है बिजनेस में दिन रात, अगर कहीं और करता सैलरी नहीं पाता, काम कर रहा है ना, तो क्या लेगा? प्रॉफिट लेगा। अगर उसने कैपिटल लगाया, इंटरेस्ट ले रहा है, तो ड्राइंग किया तो इंटरेस्ट देगा ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इसी कंसेप्ट पे आएगा।
profit loss, capital, interest on drawing, interest on capital, everything that is belonging to here. Entity concept. कोई दिक्कत? And what is the basic idea about entity concept? कि business अलग है, businessman अलग है. अपनी अपनी आइडेंटिटी रखते हैं. याद रखना, ये थ्योरेटिकल पोर्शन में भी आ सकता है. और अभी पिछले ही पेपर में या पिछले पेपर में आया था, दो कंसेप्ट को डिफाइन करने को आया था. अगर आपके पास पेपर हो तो देख लेना, पिछले पेपर में आया था. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के बारे में आया था, और एक और आया था शायद, पता नहीं, सेपरेट एंटिटी है क्या था, मटीरियलिटी कंसेप्ट. अभी उसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ, टेंशन मत लो. एंटिटी ओके है? नेक्स्ट कंसेप्ट की बात बताओ. नेक्स्ट है, आ गया वही तुम्हारा क्या, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ध्यान से देखना बेटा. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होगा? अब इससे क्या होगा, देखो, ये बोलता है कि मेजरमेंट स्केल क्या है अकाउंटिंग में. स्केल मतलब क्या होता है सर, है ना? वही ना जो तू बोल रहा है, ये बोल रहा था. नहीं तू हंस रहा है तभी. पैमाना, हम जब बेसिस ऑफ मेजरिंग समथिंग, लाइक सर दूध कैसे मेजर होता है? क्या? लीटर में दूध आता है? कितना बोलते हैं, कैसे बोल? लीटर में मेजर होता है, पाव वाले लोग लीटर है ना? ऑयल कैसे मेजर करते हो सर? नहीं, हमारे देश में लोग उल्टा काम करते हैं. मैं वही सुनना चाहता हूँ, क्या बोलते हैं? किलो में, है ना? 1 किलो तेल दे दो, 1 किलो दूध, है ना? नहीं, हमारे देश में कुछ भी हो सकता है, बट यू नो लिक्विड फॉर्म में तो मेजरमेंट कैसे होगा? लीटर्स में होगा, हाँ या ना? सो लीटर इज द मेजरमेंट स्केल फॉर व्हाट? मेजरिंग लिक्विड फॉर्म, है ना? लिक्विड को मेजर करने के लिए, हाँ या ना? व्हाट अबाउट डिस्टेंस? किलोमीटर या मीटर में मेजर होगा. सेंटीमीटर में डिस्टेंस नहीं मेजर होता है. लेंथ मेजर होता है, डिस्टेंस नहीं. डिस्टेंस जब बात आई तो दूरी की बात होगी तो मीटर या, ठीक है ना? ठीक है, इतना 1 लीटर सेब खरीदेगा ये, तो कुछ भी कर सकता है नहीं. हाँ वो इसीलिए इसको पता ही नहीं, इसको छोड़िए, इस देश का है ही नहीं, पाकिस्तानी है. अच्छा बोल. सो स्केल क्या होगा मेजरमेंट का अकाउंटिंग में? व्हाट इज द मेजरमेंट स्केल ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग में जितने भी ट्रांजैक्शन उनके लिए मेजरमेंट स्केल क्या है? मनी. So one thing that you are going to listen here, that money is the measurement scale for accounting. Clear है? पक्की बात? और नेक्स्ट जो लाइन आपको याद रखनी है, ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस should be उसमें बेटा जो मनी में मेजर हो सकते हैं, ये आपको मेंशन करना है. सो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता क्या? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि only those transactions which can be measured in terms of money should be recorded in the financial statement in the books of account, and non-monetary transactions should be ignored, even though they are much more important, but they should be ignored only because they cannot be converted in terms of money. Hope so. Okay, बोलो. And that is the only thing money measurement concept कहता है. इसकी वजह से बहुत सी चीजें एक्सक्लूड हो गई अकाउंटिंग से, है ना? बोलो. कितनी भी इंपॉर्टेंट चीज अगर नॉन मॉनेटरी है तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट उसको रिजेक्ट करता है. दैट्स व्हाई वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में मेंटेन नहीं हो सकता, बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं बनेगा. क्लियर है? नेक्स्ट, पीरियोडिसिटी. बेटा एक काम करना, वहां से उठना. तो हर्षिता उठा तो वहां से. जब वहां ऑलरेडी 3 बैठे तो मुझे पता है तुम लोग वहां बात करने की वजह से बैठे हो. तुम यहाँ आ जाओ इधर इसके पास, यहाँ के बैठो, जल्दी आओ. ना खुद पढ़ना ना दूसरे पढ़ना, इतनी बातें करते हो. अब वही बैठ जाओ उसके पास. इतना टाइम है तुम लोगों के पास, इतनी बातें करते रहे. बैठे हो तो कुछ सीख लो, कुछ सुन लो. नहीं सुना तो ऑप्शन तो दिया था ना, घर पे बैठते आराम से, क्या दिक्कत थी? वीडियो शाम तक आ ही जाएगी.
थोड़ा मेरे वाला पार्ट करते हो, मेरे वाला पार्ट करते हो। एग्जैक्टली सेम भाई, मैं एडिट करता ही हूँ। ऐसे काम करते हैं इंग्लैंड और रिटेल ठीक सर गर्मी लगती है यहाँ पे। बात बाहर में आपने इसलिए मारते हैं। मेरे को तो नहीं दिखते। आंधी है ना। सर राखी काफी बढ़िया कल लगा रखा है। इसको सिखा रहे थे कि सरकार नहीं लगाते। सर हम पीछे बैठ तो क्या? कौन? राजू लालू भाई वो। रोड से आ रहे मैच देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला क्या था? चुपचाप पढ़ो फिलहाल, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है बेटा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट की बात करते हैं। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, इस पे मैं आऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं एक कंसेप्ट दूसरा बताऊंगा। ध्यान से देखिए आप। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है आपका going concern. What is the meaning of going concern? The business will remain continue for a long period of time and will never be shut down. That is the basic assumption while preparing books of account. जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उस टाइम ये assumption लेकर चलेंगे कि the business will remain continue for a very long period of time. चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, बोलते रहो जब तक जब पहुंच सकते। मतलब बंद नहीं होगा, ये मानकर करना है, हाँ या ना, ये याद रखना है। तो ये हो गया गोइंग कंसर्न। अब जितने भी टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन आते हैं ना सर, लाइक टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ये सब गोइंग कंसर्न की वजह से। जो लॉन्ग टर्म तक चलता जाएगा वो क्या है, लॉन्ग टर्म है। जो एक साल के अंदर खत्म हो जाएगा वो क्या है, शॉर्ट टर्म है। ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन का ही पार्ट है। गोइंग कंसर्न क्या कहता है, बिजनेस की लाइफ बड़ी लंबी है, बहुत लंबी है, चलती जाएगी एंड विल नेवर बी शट डाउन। ठीक है ना। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है ये तो बड़ा कंफ्यूजन है यार। अब मैं इसमें लिखूंगा कुछ नहीं, बस यही लाइन याद रखना, बिजनेस विल रिमेन कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड विल नेवर बी शट डाउन। और इस यही मानकर हम अकाउंटिंग करते हैं। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है ये क्या कर डाला तूने मिस्टर गोइंग कंसर्न, ये तो बड़ा लंबा बात हो गया। अब तो एक्चुअल रिजल्ट तब निकल कर आएगा ना जब बिजनेस सच में बंद हो जाए। अगर हम केवल गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलो करें तो हमारा एक्चुअल रिजल्ट कब निकल कर आएगा, जब बिजनेस एक्चुअली बंद हो जाएगा। कब बंद होगा पता नहीं, कभी पता नहीं कब बंद होगा, चलता जाएगा। तो ये तो पूरे थ्रू आउट द ईयर हम अंधेरे में तीर चला रहे, पता नहीं कहां लग रहा है ना। ये गड़बड़ है बाबा, है ना। यहाँ पे क्या है, गड़बड़ ही गड़बड़ है। अब सेम एक्सेंट के साथ बोल सकता हूँ बट आई एम नॉट अप टू दैट, ठीक है ना। अभी आएगा फ्लो में, ठीक है। देखो ध्यान से, तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है इसको करने दो, इसका काम, इसको छोड़ो, साइड करो, इसको अपना काम करने दो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको एक काम दे दे कि भाई साहब आपको ये 10 क्वेश्चन करके आने, आपको 10 दिन का टाइम देता हूं एंड एग्जैक्टली आफ्टर 10 डेज अगर मैं सीधे आपको बुलाऊं ना तो लॉट ऑफ यू क्या करोगे, कुछ शुरू ही नहीं की होगी, कुछ ने एक क्वेश्चन किया होगा, कुछ ने अच्छा ऐसा भी करना था, वो सब भूल गया, है ना। तो अपने अपने अलग अलग अंदाज होंगे और 10 दिन बीत गए तो अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि टाइम है। लेकिन अगर डेली इवनिंग में इस बात का मैं फीडबैक लेता रहूं कौन क्या किया, तो शायद अंडर प्रेशर कुछ तो करके आओगे ना यार। कोई ये बोलेगा क्या मैं भूल गया, कोई ये बोलेगा क्या कि मेरे को पता नहीं था, मेरे को तो सबका अपडेट रहेगा ना, मैं डेली अपडेट ले रहा हूं। तो ऐसे में क्या होगा, काम अच्छा होने का चांस है या खराब होने का। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है कि जो सही है, टास्क तो लॉन्ग टर्म वाला है ही हमारा, ये जो बिजनेस की लाइफ है मान लो ये लंबी, पता नहीं कहां तक गई, दिखाई भी नहीं दे रहा है, यहाँ तक लंबी जा रही है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो। ये लाइफ को मैंने क्या कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया, और ये जो टुकड़े बनाए इनको नाम दे दो क्या, अकाउंटिंग पीरियड्स। क्या नाम दे दो, अकाउंटिंग पीरियड्स। बात समझ में आई, अकाउंटिंग पीरियड्स। और आप एक काम करो, इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए अकाउंटिंग करो और उसके बाद इसका बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करके आगे भेज दो।
जब जैसी तुमने कैरी फॉरवर्ड करके आगे भेजा, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करके भेजा, तो क्या होगा? ये गोइंग कंसर्न फॉलो हो गया, नहीं हुआ? गोइंग कंसर्न क्या कहता है? बिजनेस लंबा जाएगा तो ले तो जा रहा हूं, यहां से आगे फॉरवर्ड किया, यहां से आगे फॉरवर्ड किया, यहां से यहां फॉरवर्ड किया, यहां से यहां फॉरवर्ड किया, ये जो फॉरवर्डिंग वाला काम हो रहा है ये क्या है? गोइंग कंसर्न हो गया। और बीच बीच में हम एनुअल बेसिस पे प्रॉफिट लॉस एसेट लायबिलिटी सब चेक करते रहते हैं ना। हर अकाउंटिंग पीरियड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते नहीं बनाते हैं? तो वो चेक करते रहते हैं ना कि हम सही जा रहे नहीं जा रहे हैं, तो वो है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। अब एक लाइन में समझो क्या कहता है। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है कि जो अकाउंटिंग पीरियड होती है, जो बिजनेस की लाइफ होती है, उसको छोटे छोटे अकाउंटिंग पीरियड्स में डिवाइड कर दो और उसके लिए अकाउंटिंग करो, ठीक है ना? बस इतना ही है, मतलब बीच बीच में पीरियोडिक रिव्यू लेते रहो। और अकाउंटिंग पीरियड कितने साल का होगा? ऐसा फिक्स नहीं, ऐसा किसी ने बोला नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली 1 साल का लिया जाता है, और वो 1 साल भी कुछ भी हो सकता है। कौन सा? कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, कोई और अगर मंथ आप शुरू करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, तो इट्स अप टू यू। 8 महीने, 10 महीने, 9 महीने, 15 महीने, जब भी आप मर्जी आपकी लगती है आप लेकर चलो, बट होना चाहिए। पीरियडिसिटी कंसेप्ट ये कहता है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। गोइंग कंसर्न और पीरियडिसिटी एक दूसरे को पैरेलल लेके चलते हैं। अब कई ऑथर्स ने बुक्स में ये बोला कि गोइंग कंसर्न और पीरियडिसिटी अपोजिट व्यू रखते हैं। सर ये गलत बात है, बिल्कुल अपोजिट व्यू नहीं रखते। पीरियडिसिटी कहता है गोइंग कंसर्न के तू चलता जा, ठीक है ना? तू तो साइकिल से चल रहा है ना, तू चलता जा। मैं क्या कर रहा हूं? मैं कार से आ रहा हूं, तो मैं पहले आगे आऊंगा, रुकूंगा, थोड़ी देर आराम करूंगा, जब देखूंगा तू आगे जा, फिर मैं थोड़ी देर बाद तुझे कैचअप कर लूंगा। तो चल दोनों साथ रहे हैं, मतलब ऐसा इतना लिख के मत आना कार और साइकिल। गोइंग कंसर्न जो है वो लंबा साथी है, लंबा चल रहा है ना। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या है? वो कहता है मैं उसी के साथ चलूंगा, बीच बीच में ब्रेक लेकर चलूंगा, बस इतना समझो, ठीक है ना? पक्की बात। सो ये अपोजिट व्यूज नहीं रखते। अपोजिट व्यूज रखते तो अकाउंटिंग में इनको जगह ही नहीं मिलती। दो अपोजिट चीजें एक साथ कैसे अप्लाई हो सकती है यार, ठीक है ना? है कि नहीं? तुम गद्दार हो? जितने लोगों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया इन एनी केस, वो मेरे लिए क्या है? तुम सबके लिए क्या है? गद्दार है, गद्दार है वो। मैं पाकिस्तान जितवा रहा हूं सर, परसों वाले मैच में कल वाले में तक क्या था। चलो जाने दो। और देखो मेरा सिस्टम भी मजे का रहता है। मैंने सर्च वाले ऑप्शन पे इस पे क्लिक किया तो लिखता है इस पे वर्ल्ड T20 और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल। अबे वो कल ही हार गए, छोड़ो। लेकिन मस्त नींद आई यार, है ना? फाइनल में हारते तो बेटा सब तुम्हारे जैसे निकले। कोहली की वजह से हारे भाई। क्या कोहली चलो इधर देखो, बढ़िया। अभी आज के 2-3 दिन तक ट्रेंडिंग टॉपिक यही रहने वाला है कि इंडिया लॉस्ट द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, है ना? जिनको नहीं इंटरेस्ट वो भी चुपचाप सुनेंगे बेचारे। क्यों? इंडिया हार गया, बाहर हो गया, वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। फुटबॉल फैन बन जाएंगे। अभी तो हॉकी का भी मैच नहीं, जैसे पिछली बार हारे थे चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसके बाद हॉकी का मैच दूसरे साइड चला तो वहां जीत गए थे, तो मतलब एक तसल्ली मिली थी। और वुमेन्स वाले भी जीत गए थे, तो 2 तसल्ली मिले थे। तो अभी तो ये भी नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो, है ना? अभी केवल आगे लगी है, ध्यान दो इधर। अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है? देखो ध्यान से। हम पीरियोडिसिटी के बाद नेक्स्ट जो नंबर है वो किसका है? अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट कहता है क्या? देखो, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोथ आर सेम। अब समझो ये क्या कहता है। देखो, जिस अकाउंटिंग पीरियड से ट्रांजैक्शन बिलोंग करता है, जिस अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करता है उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करोगे। अगर ये करंट ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर में रिकॉर्ड करो। अगर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करो। किसी और ईयर से रिलेटेड है तो किसी और ईयर में रिकॉर्ड करो। यानी जो भी ट्रांजैक्शन है उसको पीरियोडिकली आप आइडेंटिफाई करो, यानी स्ट्रांगली कनेक्टेड है किससे? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट से। हाँ या ना? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट से कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है? ये कहता है अकाउंटिंग पीरियड तुमने अपना डिसाइड कर लिया, हाँ जी कर लिया, तो जितने ट्रांजैक्शन उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड उनको उसी में रिकॉर्ड करो। अगर किसी और से रिलेटेड है तो उनको रिकॉर्ड
मत करना। क्लियर है? उनको आगे फॉरवर्ड कर दो। एंड इसका आउटकम क्या निकल के आया? इसका आउटकम बहुत सारा निकल के आया। ये आउटस्टैंडिंग बोलते हो ना, क्यों बोलते हो? क्योंकि अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो करते हो। एडवांस बोलते हो, प्रीपेड बोलते हो, अक्रूड बोलते हो, अनअक्रूड बोलते हो। अक्रूड बोलते हो ना, अक्रूड मतलब अर्न्ड। अनअक्रूड बोलते हो अनअर्न्ड। ठीक है ना? ये जितने भी कंसेप्ट आप यूज करते हो ना इस तरीके के, ये जितने भी इस तरीके के कंसेप्ट यूज करते हो, ओनली बिकॉज ऑफ अक्रूवल कंसेप्ट आप यूज करते हो। क्यों? क्योंकि ये कहता है अगर ये करंट ईयर का नहीं है तो हमारे लिए, मान लो नेक्स्ट ईयर का पेमेंट इस साल कर दिया तो इस साल का है नहीं ना, इसको प्रीपेड बोल। अगर इस साल का और तुमने पेमेंट नहीं किया तो क्या हुआ? उसको आउटस्टैंडिंग बोल। करंट ईयर का है वो, नेक्स्ट ईयर में क्यों? ठीक है ना? So whatever information you are getting, this kind of information, ये किससे रिलेटेड है? accrual concept, जिसको हम mercantile system of accounting बोलते हो या accrual basis of accounting भी बोलते हो, है ना? जिस ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर उसी ईयर रिकॉर्ड करो, जिस ईयर का ट्रांजैक्शन उसी ईयर रिकॉर्ड करो। किसी और ईयर का है तो उसको उसी ईयर में रिकॉर्ड करने का है। ये इसका बेसिक एसेंस है। और इसके साथ साथ इसका छोटा भाई भी आ जाता है। इसका छोटा भाई कौन है? देखो ध्यान से, मैचिंग कंसेप्ट। इसका छोटा भाई मैचिंग कंसेप्ट है। ध्यान से सुनना दोस्तों। अक्रूवल कंसेप्ट क्या है? बड़ा सिंपल सा पॉइंट बोल कर गया, जिस ईयर की इनकम एक्सपेंडिचर उससे आप रिकॉर्ड करो, ट्रांजैक्शन को ईयर स्पेसिफिक रिकॉर्ड करो। मैचिंग कंसेप्ट कहता है स्ट्रांगली एग्री विद माय ब्रदर, बिग ब्रो। ठीक है ना? बड़ा भाई है ना वो। अक्रूवल कंसेप्ट कहता है मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करता हूं। बिल्कुल मैं उसकी बात से सहमत हूं। क्यों? कहता है उसकी बात तो ठीक है लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से सहमत हूं। मैं कहता हूं क्या कि अगर आपने कोई इनकम रिकॉर्ड करी है, इनकम रिकॉर्ड करते आप, तो इस इनकम तो आसमान से टपकता है ना? हाँ, नीचे से टपकता है, जमीन से। आसमान से जमीन से किधर से निकलता है? सर इनकम अर्न करना पड़ता है। एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अर्न समथिंग यू हैव टू मेक सम एक्सपेंसेस। ठीक है ना? तो किसी भी इनकम को रिकॉर्ड करने जाओगे जिस अकाउंटिंग पीरियड में, किसमें? अकाउंटिंग पीरियड में। जिस अकाउंटिंग पीरियड में आप इनकम रिकॉर्ड करोगे उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस भी उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करोगे। मैच करो किसको? एक्सपेंसेस को। किससे? उसके इनकम से। जिन एक्सपेंसेस को आप रिकॉर्ड करने जा रहे हो पहले उनको मैच करो उनके इनकम से। तो जहां उनका इनकम रिकॉर्ड होगा वहीं वो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे, है ना? बोलो। अगर मोदी जी ने चाय बेचकर 10 लाख रुपए इस साल कमाए हैं तो चाय बनाने का खर्चा भी इसी साल रिकॉर्ड होगा। ठीक है ना? मोदी जी, अरे मोदी जी ने चाय नहीं दिया। हाँ वो सुंडी चाय वाला, ठीक है, सैंडी चाय वाला, सॉरी। चलिए, मैचिंग कंसेप्ट। ओके सर, अक्रूवल मैचिंग। अक्रूवल क्या कहते हैं? लाइन। अच्छा देखो, कंफ्यूज मत होना। अब ये कोई बोले कि अक्रूवल और मैचिंग कंसेप्ट दोनों सेम होता है तो बेटा सेम नहीं होता। ये समझो कोई गेम होता है फिर। ठीक है, कोई सेम नहीं होता, अलग होता है। अलग क्या होता है? अपने व्यूज अलग रखते हैं, हालांकि अल्टीमेट आउटकम सेम होता है। तो व्यूज तो अलग है ना। अक्रूवल कंसेप्ट फोकस करता है पीरियड से के ऊपर, कहता है ये अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो वही रिकॉर्ड करो। मैचिंग कंसेप्ट फोकस करता है इनकम और एक्सपेंसेस के कनेक्शन जोड़ने के ऊपर। कोई भी इनकम अगर करंट ईयर में रिकॉर्ड कर रहे हो उससे रिलेटेड सारे खर्चे करंट ईयर में रिकॉर्ड होंगे, चाहे पेमेंट होना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? So matching concept strongly follows the accrual concept. I hope that is okay. Going concern next जो लिखा वो मैंने बता दिया आपको। आपके मॉड्यूल के हिसाब से सीक्वेंस लेकर चल रहा हूँ। गोइंग कंसर्न मैंने आपको पहले ही बता दिया, बस ये एक सीक्वेंस ब्रेक किया था। नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ध्यान से सुनिए, कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अच्छा, ये सब कंप्लीट करने के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर शुरू करेंगे आगे की चीजें। खत्म ही होने वाला। ये अंदर के कंटेंट्स आप पढ़ोगे, मैं सबको क्लियर कर रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। ये जो अंदर इन्होंने कहानी लिख रखी है, कहानी आप पढ़ोगे, क्योंकि जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ अंदर की कहानी का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है? तो वी विल टेक अ 5 minutes ब्रेक आफ्टर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ध्यान से देखिए,
कॉस्ट कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए आप लोग। कॉस्ट कंसेप्ट क्या है? कॉस्ट कंसेप्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं। अब एग्जांपल लेना और पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो। आज से 10 साल पहले मैंने एक जमीन खरीदी थी, है ना, इसी लड़के से खरीदी थी जमीन, और वो जमीन मैंने खरीदी थी 10 लाख रुपए में। 10 साल पहले खरीदी थी कितने में बेटा? ये 10 साल पहले, 10 इयर्स बैक। और आज प्रेजेंट डे इसकी वैल्यू क्या है? पता नहीं, जहां रुक जाएगा जीरो वहीं रोक दूंगा। 10 करोड़। कितने हो गई जमीन की कीमत? 10 करोड़ हो गई। चलिए सर जवाब दीजिएगा। सवाल था ये, बवाल नहीं था, सवाल था, इधर ध्यान दो। 10 साल पहले मैंने जमीन खरीदी थी 10 लाख की, आज उसकी कीमत कितनी है? एग्जाम्पल में ही रखना था, जज्बाती मत हो। 10 करोड़ लिखा तो लिखा है, बात खत्म, ठीक है ना। अब कैसे हो गए 10 करोड़? चलो उस जमीन के नीचे पेट्रोल निकल आया, आप बोलो, एक जीरो और बढ़ा दूं, उसके बगल से हाईवे निकल गया, है ना। चलो तुम्हें वही याद आएगा क्योंकि वही जा रहे हो ना घूमने। आज 10 करोड़ रुपए की जमीन है। आप बताओ आज जो बैलेंस शीट बना रहा हूं, आज प्रेजेंट डे में जो बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं, उस बैलेंस शीट में मैं कितना रिकॉर्ड करूंगा? 10 करोड़ 10 लाख। जोर से बोलो, जय माता दी, बोलो कितना रिकॉर्ड करेंगे मैडम? जोर से बोल। 10 लाख, 40 लाख, है ना, है ना। नहीं वो तेरे को नहीं बोला मैं, मेरे को अचानक वो डायलॉग याद आ गया ना। और तोतला सेठ बोलो कितना रिकॉर्ड करेंगे? एक बार फिर से सब लोग जवाब दो। बिल्कुल याद रखना, ये प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू रियलाइज नहीं हो रही है। ये कितनी वैल्यू है आपके लिए? 10 लाख रुपए। यही बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। अगर आपको ज्यादा खुजली मच रही है रिकॉर्ड करने की तो इसको नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज कर दो। नहीं, नेट रियलाइज वैल्यू नहीं दिखेगा बेटा, रियल वैल्यू तो 10 लाख ही दिखेगा। ये आप इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश होते हैं वहां पे दिखा सकते हो, यानी वैल्यूएशन रिपोर्ट में दिखा सकते हो। बैलेंस शीट में राइट नाउ आप कितना दिखाओगे? एक्सेप्शनली आप दिखा सकते हो, एक्सेप्शनल सिचुएशन होता है वो कि अगर बेच रहे हो तब, या रियलाइज आपकी डिसोल्यूशन हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली आप कितना दिखाओगे? 10 लाख रुपए। क्योंकि कॉस्ट कंसेप्ट कहता है, या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है, जितने का एसेट खरीदा है उतने ही वैल्यू दिखाई देनी चाहिए। एसेट जितने का खरीदा है उतनी ही वैल्यू दिखाई देनी चाहिए, एसेट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। हाँ ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू द डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो परमानेंट डिक्लाइन है, ठीक है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत हो बता दो मुझे, पक्का? आगे चले। तो कॉस्ट कंसेप्ट के जस्ट नीचे क्या है बेटा? अब ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, भाई नहीं बोलना, दोस्त बोलना। देखो भाई किसको बोला था मैंने? मैचिंग और अक्रूवल को भाई बोला था, और यहां क्या बोल रहा हूं? क्यों बोल रहा हूं बताता हूं। ये भी कहता है मैं अपने दोस्त के साथ हूं। दोस्त कहता है ना कि एसेट को किस पे रिकॉर्ड करो? कॉस्ट में रिकॉर्ड करो। ये कहता है बताता हूं क्यों रिकॉर्ड करो, उसका एक्सप्लेनेशन मेरे से ले लो। क्या ये 90 लाख रुपए जो डिफरेंस है, क्या वो एक्चुअली रियलाइज हो रहा है? 9 करोड़। सॉरी 10 करोड़ कर दिया यार, ठीक है, वो 1 करोड़ पे जा रहा था ना। 9 करोड़ 90 लाख, ये इसीलिए बैठा था करोड़पति राजू भाई, ठीक है ना। देखो ध्यान से, क्या ये 9 करोड़ 90 लाख रुपए रियलाइज एक्चुअली हो रहा है मुझे? तो क्यों इतना दिमाग लगा रहा हूं मैं? जो रियलाइज नहीं होगा उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, याद रखना। यानी अगर कोई इनकम रियलाइज नहीं हो रही है तो उस इनकम को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। इनकम विल बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज अनकंडीशनली अवेलेबल। मतलब या तो रियलाइज हो गया कैश में, या तो मुझे कोई डाउट नहीं है रियलाइजेशन पे।
ठीक है ना। सेल्स को कब रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, बताओ मुझे जल्दी से। सेल्स होता है क्यों? क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि जिसको हमने गुड्स बेचा है वो ईमानदार आदमी है ना। अब इस ऋषभ को मैंने गुड्स बेचा, ध्यान से देखो, ऋषभ को मैंने गुड्स बेचा, ठीक है ना। जब बेचा था उधारी पे तो मैंने ये माना था नहीं ईमानदार है, तभी तो बेचा। तो जैसे ही बेचा मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन बेचने के जैसे रिकॉर्ड करने जा रहा था 10 मिनट बाद फोन आया, सर मेरा यूएस का टिकट है, मैं जा रहा हूँ, अब आऊंगा 2000 साल बाद, है ना। मतलब आप दूर से ही हैंड वेव करते हो जा रहा, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। मैंने कहा आप क्या दुआओं में याद रखना, मैं अब तुझे बददुआओं में याद रखूंगा, डेली गाली दूंगा, सुबह उठ के 4 गाली, शाम को 4 गाली, है ना। पहले गाली दूंगा फिर पूजा पाठ में ध्यान लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब ये पैसे लेके भाग गया। आप बताओ क्या वो सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए? बोलो। अरे कहाँ रिकॉर्ड होगी? सेल नहीं रिकॉर्ड होगी, इनकम रिकॉर्ड होगी। प्रोविजन बनाऊंगा डाउटफुल डेट्स का या बैड डेट्स का। पागल हो गया लड़का यार, बाय गॉड क्या उल्लू आदमी है ना। कह रहा है सेल तो रिकॉर्ड होगा, लेकिन अरे लेकिन लग गया ना तो रिकॉर्ड नहीं होगा। सेल तो था, जब इसको गुड्स दिया लेकर जा रहा था ना, तब तक तो ठीक है, मैं रिकॉर्ड करने जा रहा था, तब तक दूर से चिढ़ाते हुए भाग गया कि तो पैसे नहीं दूंगा, जा रहा हूं यूएस। अरे गया फिर ना, मेरा क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया। और बैड डेट्स रिकॉर्ड होता क्या यहाँ पे? पक्की बात, सोच लो। इतना क्लियर है? तो रियलाइजेशन कंसेप्ट यही कहता है कि until unless it is unconditionally available, मतलब डाउट नहीं है मेरे को तो रिकॉर्ड कर लो इनकम, लेकिन अगर डाउट है तो इनकम रिकॉर्ड नहीं होनी है। या इनकम एक्चुअली रियलाइज्ड हो जाए इन कैश, जैसे ये लैंड वाले एग्जांपल में देखा, रियलाइज नहीं हुआ तो नहीं रिकॉर्ड करो, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का दूसरा नाम क्या है बताओ? बहुत अच्छे, जो पढ़ते हो वही तो नाम है। क्या? ड्यूअल एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मतलब साइड्स, इसी को नाम देते हैं बेटा क्या? डबल एंट्री सिस्टम। अब क्या होता है ये डबल एंट्री सिस्टम? जरा जवाब दे दो मुझे। व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? Every debit has a credit and every credit has a debit and both debit and credits are equal. जब अकाउंटिंग का शास्त्र यही कहता है कि जब आप डेबिट करने जाओगे आपको साथ में क्रेडिट भी करना है विद इक्वल अमाउंट। अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब आपने क्या कर दिया? गलत अकाउंटिंग कर दी। समझ में आ गई बात? यानी ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन has an impact on 2 accounts and 2 sides. One of them will be debited and the other one will be credited. और डेबिट क्रेडिट हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। ये याद रखना, डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। इतना याद रहेगा? बोलो। डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा दोस्तों, याद रखना। इसकी वजह से आप देखोगे बैलेंस शीट हमेशा टैली होता है, ठीक है ना। बैलेंस शीट हमेशा क्या होता है? अरे एक ही बात है ना। वो मैंने उस टाइम पे इसका चेहरा देख लिया था ना, तो मुझे याद आ गया। और साथ में ये भी बैठा था उसके साथ, है ना। ये देखो, डांस में तो देखा ही होगा कितना बढ़िया था। कहाँ है डांसर? अरे एक बार दिखा दो, एक बार दिखा देता हूँ। एक्चुअली उस पे सर्च करने जाओ टाइम लगेगा, तो यही सारे बैच को बुला लो, जो भी आए सबके सामने। अरे ये इसमें ऑडियो आएगा बेटा, देखो बस कॉपीराइट ना क्लेम करे कोई इतने टाइम के लिए। क्या है, कोई नहीं, वो कौन से उस गाने का कोई कॉपीराइट, वो ओरिजिनल सिंगर पता नहीं यूट्यूब पे होगा भी नहीं होगा। मस्त डांस करते हैं दोनों, तो लोगों को दिखाता हूं मैं। ये मतलब फेमस है। और ये प्रोजेक्टर पे अच्छा डिस्प्ले भी अच्छा है इसका। हाँ ऑडियो आएगी। सर स्पीकर करवा दो ना कनेक्ट। नहीं मैं उससे करता हूँ ना।
स्पीकर तो ये क्या ये बात है? नहीं यार, स्पीकर एक्चुअली ना बेटा वो माइक का पता नहीं, कभी काफी दिन से यूज नहीं किया तो बैटरी। वेट फॉर अ व्हाइल, मैं एक बार स्पीकर चेक करता हूँ कौन सा कनेक्टेड है। हाँ ऊपर ही कनेक्टेड है, ठीक है। ये है क्या? वेट करो। चलो तब तक एक आध कंसेप्ट देख लेते, वो लंबा वीडियो है ना। अच्छा, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्लियर है सर? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्लियर है, बता दो मुझे। चलिए, एक्चुअली थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम। अभी जब से विंडोज 11 अपडेट कर दिया यार मैंने, तब से मेरा सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है। और मैं तो फिर भी मेरा तो चल रहा, कईयों का तो मतलब सर्विस सेंटर तक चक्कर लग गया। ये होगा या तो डेट बताओ कौन से दिन अपलोड करा था? वो तो 6-10 के उसमें तो नहीं है। चलो भी देखते हैं, कोई नहीं, चलाऊंगा, जरूर चलाऊंगा, बिलीव मी, चलेगा चलेगा। अरे वो अभी अपने आप ओपन होगा, थोड़ा सा वो ग्रैब कर रहा ना सारी इन्फॉर्मेशन। काफी दिन से नहीं वो ओपन हुआ होगा, तो हो सकता मेल से ओपन कर रहा हो। वो ऑटोमेटिक था, मैंने नहीं लगाया था। तुम और मैं बता दूं, मैं कभी देखता भी नहीं कि क्या थंबनेल है क्या, वो तो इत्तेफाक से उस टाइम नजर पड़ गई, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है। जो उस वीडियो में सबसे अच्छा पोर्शन होता है ना, वही थंबनेल में आ जाता है। तो वो आ गया, तेरे को स्मार्ट लग रहा था ना उसमें, है ना, डांस करते हो तो तेरे साथ तेरा वो साथी, वही। सो ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट, ठीक है सर, चलिए कोई नहीं, अभी आता हूं मैं। आप लोगों को एंटरटेनमेंट का पूरा मौका मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट कांसेप्ट है कंजर्वेटिज्म। क्या नाम है? जिसको आप प्रूडेंस कांसेप्ट का भी नाम दे सकते हो। क्या कहता है ये पहले भी बता चुका हूं मैं, इन्वेंटरी के टाइम पे भी बताया हूं मैं, कि ध्यान से सुनो, अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस की उम्मीद दिख रही है तो आज से ही प्रोविजन बनाओ। लेकिन अगर प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है तो क्या करो? इग्नोर करो। क्या करो? इग्नोर करो। आपको याद होना चाहिए कि वो एग्जांपल दिया था जब मैंने आपको, है ना, कि मान लो इसके घर में चोरी हो गई, है ना, चोरी नहीं रे, चोरी हुई है। चोरी होती तो ये बगल वाला, ये वाला था नहीं यार, हाँ यही है। चलो, जब तक ये ओपन होता है तब तक हम प्रूडेंस कांसेप्ट समझते हैं। इसके घर में चोरी हो गई। अब चोरी जब चोर करने आया ना, तो चोर ऑलरेडी एक ज्वेलरी शॉप लूट कर आया था, है ना। तो ज्वेलरी शॉप से ढेर सारी ज्वेलरी की पोटली लेकर आया था। इसके घर से ज्यादा नहीं, बस 2-4 लाख रुपए कैश, 5 लाख लगा ले राउंड फिगर में, कैश चोरी करके गया। और वो ज्वेलरी जो करोड़ों की थी वही छूट गया, ठीक है। ज्वेलरी जो थी करोड़ों की वो वही छूट गई। अब प्रॉब्लम क्या हुआ? भाई साहब एफआईआर लिखवाने जाएंगे। एफआईआर लिखवाते टाइम क्या बताएंगे? चोरी हुई है। कितने की? 20 लाख रुपए चोरी हो गए। 5 लाख गया तो 20 लाख बढ़ा चढ़ा के लिखवाएगा। लेकिन क्या वो पोटली जो छूटी थी उसके बारे में बताएगा? तो ह्यूमन टेंडेंसी है यार कि अगर कहीं फायदा मिला है तो क्या करो? इग्नोर करो, हाइड करो। लेकिन लॉस जो हुआ है उसको तो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ना। अब यहाँ बढ़ा चढ़ा के मत बताना। अकाउंटिंग कहता है कि अगर फ्यूचर में क्या दिख रहा है? लॉस, तो प्रोविजन बनाओ। और प्रॉफिट दिख रहा है तो क्या करो? इग्नोर करो। प्रॉफिट दिख रहा है तो क्या करो? इग्नोर करो। ठीक है सर? So just wait. ये विक्टर वाले का
अटक नहीं, खत्म हो गया। स्टार्टिंग एक बार और एक बार और वंस मोर। तो एक बार आपकी ऑफिशियल डिमांड है, एक बार और। कोई रहेगा ना? देखो ये मिक्सर वाला क्या? So that's it. ये जो हरकत थी ना, ये एग्जाम के पहले तक होती है। ये बच्चे जानना चाहते हैं। ये जो हरकत होती है ना, जो अभी आपने देखी है, एग्जाम के पहले होती है। और एग्जाम देने के बाद क्या होता है? अभी देखो, एग्जाम देने के बाद क्या होता है? ड्यूरिंग द एग्जाम बेटा आपको दिखा नहीं सकता ना, क्योंकि आप वो फिर देखने लायक रहते नहीं हो। एग्जाम देने के बाद और रिजल्ट तक, और खासकर रिजल्ट वाले दिन, वेट करो। तुम्हें पता है सिस्टम आराम से अपने हिसाब से चलाएगा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो फेमस है, चोरी हो गई, वो खत्म भी हो गया। क्या कह रहा है? तेरी तरह भी तेरा लेवल पार ही नहीं कर पाएगा वो। देखिए सर, एग्जाम के बाद और रिजल्ट तक में क्या हाल होता है? क्या गाना गा रहा था वैसे? राम भजोजी राम सो दैट इज द थिंग। बस हो गया, ज्यादा हो गया है ना। ब्रेक खत्म होने के बाद 2-3 कंसेप्ट और बाकी। कंजर्वेटिज्म ओके, फ्यूचर में दोस्ती का क्या करेंगे? प्रोविजन बनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल कंसीडर करेंगे, एंटीसिपेट करेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्या है देखो, कंसिस्टेंसी। डू यू रिमेम्बर सलमान खान को जानते हो ना? वो ये रह गया था फुटबॉल पे। इसको तो फुटपाथ पे जानते हो कितने लोग को उड़ाया था? 5 को उड़ाया था, 4 मरे थे, 1 बच गया था। और गोली जब मारी थी ना हिरन को, है ना, तो पीछे से यही था। हाँ, कंसिस्टेंसी। रावण का मामा था वो, मारीच, सोने का हिरन। वैसे लग भी रहा रावण का मामा। ये राजस्थान का सीन था पूरा। कंसिस्टेंसी। सर, सलमान खान की एक मूवी आई थी वांटेड करके, डायलॉग बड़ा फेमस था, कौन सा सुना देंगे? अरे किसी को कोई इंटेंसिटी के साथ बोल सकता है डायलॉग? हाँ वही है। कोई सलमान खान का बड़ा फैन? अरे फैन नहीं है, ऐसी है। संदीप नहीं बोल पाएगा। वो रवि किशन का फैन। नहीं, वो आर्यन साउंड होता था भी। हाँ, क्या डायलॉग था? मैं बोल। मेरे को पता नहीं। ये तो डायलॉग ही नहीं था। कमिटमेंट करनी मैं अपने बाप की नहीं। यार ये देख, ये एक बार पावर से तू सुनाना। इधर इधर कह रहा लड़का, ये ऋषभ का डायलॉग। एक बार फिर से बोल। पीजी का रेंट आना बंद हो जाएगा। ना एक बार फिर से बोल। एक कहता है एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया अपने बाप की नहीं। अबे बाप नहीं बोला था, अपने आप बोला था। तूने तो एक्स्ट्रा डायलॉग ऐड कर लिया। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अपने आप के भी नहीं सुनता। तो पापा का नाम तो नहीं, वो समझ जाएंगे, ऋषभ पापा एक ही हमारे पास, ठीक है ना। तो सर आपके लिए स्पेशल मैसेज है। डायलॉग में था कि अपने आप की नहीं सुनता, और आपका लड़का कह रहा है मैं अपने बाप की नहीं सुनता। तो मतलब देख लो आप समझ लेना। फिर आप पीजी का रेंट देना है या इससे पीजी में झाड़ू पोछा करवाना, आप देख लो। मजाक कर रहा था पापा। ओके, सो वैसे उसमें ऑडियो यहाँ से जाती है।
चलो ध्यान दो, कंसिस्टेंसी क्या कहता है बेटा? एक बार जो आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी ऑप्ट कर ली तो आपको अपने आप की सुनना भी नहीं है, बाप की तो छोड़ो, अपने आप की भी नहीं सुनना। मतलब सीधा सा है, एक बार जो अकाउंटिंग पॉलिसी ऑप्ट कर ली उसको कंसिस्टेंटली मतलब कंटिन्यूअसली फॉलो करना है, ईयर आफ्टर ईयर, है ना? कंटिन्यूटी यहाँ पे बरकरार रखनी है, हाँ या ना? एक अकाउंटिंग पॉलिसी जो आप ऑप्ट किए हो, कंटिन्यूअसली दैट अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर, यू कांट चेंज दिस अकाउंटिंग पॉलिसीज। सर ऐसा है क्या? अकाउंटिंग में कोई रिजिडिटी नहीं होती जनरली, याद रखना। आप चेंज नहीं कर सकते, केवल 3 सिचुएशन में चेंज कर सकते हैं। पहला, when it is required under any law, लॉ कहता है तो फिर आप मेरी या अपनी या किसी की भी नहीं सुनोगे, लॉ की तो सुननी पड़ेगी। So if it is required under law, you have to change the accounting policy. Next, if it is required under accounting standard, ICAI बोलता है तो सुनने का है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर चेंज हो गया, उसमें कहते हैं ये मेथड नहीं चलेगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा। 2 चीज क्लियर है। और तीसरा था, इफ फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव्स ड्यू टू द चेंज, आप लगातार बर्बादी की राह पे चल रहे थे और अचानक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंप्रूवमेंट दिखाना है, और अगर मेथड चेंज करने की वजह से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंप्रूव हो सकता है, फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव हो सकता है, तो यू कैन चेंज। उसके लिए क्राइटेरिया ऐसा नहीं अपने घर पे बैठ के रातों रात चेंज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज, एग्जैक्टली, मेथड चेंज करोगे तो वैसे डेप्रिसिएशन का चेंज इन मेथड अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं है, अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंज है। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, तो इसीलिए उसका इफेक्ट डायरेक्टली अप्लाई हो जाता, कोई पास्ट इफेक्ट नहीं काउंट करते, याद रखना। इसमें मॉड्यूल में मैं डेप्रिसिएशन वाले लेक्चर में देख लेना एक बार जाके, बताया है, ठीक है ना? चेंज इन मेथड की थ्योरी समझाई है, वीडियो में देख लेना जाके, ठीक है ना? और देख जरूर लेना अगर दिमाग में जरा से भी डाउट है चेंज इन मेथड वाला, क्योंकि उसमें जरूरी है देखना, क्वेश्चन आ सकता है उसमें 5 नंबर का कैलकुलेशन का, तो ये ध्यान देना। कंसिस्टेंसी कांसेप्ट कहता है यू कैन नॉट चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी यू हैव ऑप्टेड इन सिंपल सिचुएशन एक्सेप्ट दीस 3। पहला, रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड बेटर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना? ये सारी बातें लिखी है अंदर, टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ लिख रखा मॉड्यूल में, ठीक है? ये कंसिस्टेंसी कांसेप्ट एंड लास्ट वन इज मटेरियलिटी कांसेप्ट। What is the meaning of material? सर material मतलब होता है level of importance, ठीक है ना? जो भी चीज मटेरियल यानी इंपॉर्टेंट है उसको हम मटेरियलिटी के अंदर रखते हैं, ठीक है ना? तो सर ये क्या है, मटेरियलिटी का मतलब क्या हुआ? सर मटेरियलिटी का मतलब हो गया कि हर वो जरूरी चीज जिसका अच्छा इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर, और उसको आपको स्पेशली सेपरेटली रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जस्ट रिमेंबर दैट, इंपॉर्टेंट चीजों को जरूर रिकॉर्ड करना है, अनइंपॉर्टेंट चीजों को राइट ऑफ करना है। कैसे करना है? सर मेरे पास अभी एक जादुई चीज है, दिखाता हूँ। देखा है ना? क्या है ये? आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, देखा है? सर ये कितने का आता होगा मार्केट में, है ना? और यहाँ आने के बाद कितने साल चलाया जाता है? 50। बाहर बताता हूँ अभी कि आप लोगों को क्या क्या बोल रहे हैं। भाई साहब 5 साल तो चला ही देंगे। विनोद भाई साहब है हमारे, है ना? वो वाला विनोद नहीं, देख रहा है विनोद वाला नहीं, है ना? ठीक है ना? हमारे पास भूषण नहीं, हमारे पास कुलभूषण सर हैं, है ना? और वो विनोद वो वाला नहीं है, तो इसलिए वो डायलॉग यहाँ नहीं अप्लाई होगा, ठीक है ना? सुनो ध्यान से। अच्छा ये बताओ, ये 10 साल चला, 5 साल चला दिया, अच्छा कोई भी चीज 5 साल चल जाए तो क्या कहलाता है वो? अरे फिक्स्ड एसेट होता है, नहीं होता? होता है ना? 1 साल से ज्यादा चले, ये फिक्स्ड एसेट था तुम्हारा, मुश्किल से 10-20 रुपए की चीज है ये, और आप इसको बैलेंस शीट में एसेट लगा के और उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करो, देखो एक बार कितना मजा आएगा। भाई साहब इज्जत रखे, वो इधर पास कर, हाँ पास कर। अरे फेंकेगा कहीं इधर उधर गिर जाएगा बच्चे की। मैं बेटा क्रिकेट मैच से संन्यास ले लिया, कल ही लिया अभी, ठीक है? पास करो यार। नहीं मैं किसी चीज का फैन नहीं हूँ, मैं खुद का फैन।
ला बेटा पास कर। अब यहाँ से तो कैच हो जाएगा यार। ये क्या था बे? ये तो इधर से इधर फेंक रहा है, तेरे तो हवा में स्पिन कर रहा है, स्विंग कर रहा है। सर ये रहा आपके जो आपने जिंदगी में कभी यूज नहीं किया होगा, क्या है? इरेजर। सर का तो वो डिस्प्ले खो जाता है ना। सर ये खोने की बात नहीं कर रहा बेटा, खो तो तुम भी सकते हो, है ना? खो तो तुम भी सकते हो ना, तो वैसे नहीं चलता ना। अब ऐसे मतलब तुम खो गए तो क्या मान लिया जाएगा? तुम्हें एक्सपेंस मान लिया जाएगा, लॉस है ना, पीएनएल के डेबिट में डाल दो, लॉस्ट हो गया। सर ये इरेजर मुश्किल से 5-10 रुपए में मिलता होगा, मैंने तो पता नहीं कभी खरीदा नहीं, बहुत जमाने हो गए। और बच्चा अभी स्कूल जाता नहीं कि खरीदने का नौबत है, तो अभी रेट पता नहीं सर, 5 रुपए 10 रुपए व्हाटएवर, बट इतना पता है कि मैंने 1 रुपए में खरीदता था बचपन में, अभी 5 का होगा ज्यादा से ज्यादा। तो 5 रुपए का इरेजर है। और सर अगर ऑफिस में इरेजर रखा रहे कितने साल तक चलेगा? सर मैं तो कहता हूँ खत्म ही नहीं होगा। ऑफिस में यूज कहाँ होता है? क्या डेली बैठ के ऐसे ऐसे घिसते हैं क्या? ऑफिस में यूज ही नहीं होता इरेजर, है ना? और कुछ लोग तो थूक से काम चला लेते हैं, है ना? कुछ गलत हुआ। अब आप समझो ध्यान से, ये इरेजर चलेगा मान लो 20 साल तक, 5 रुपए का है इरेजर, 20 साल तक चलेगा। इससे बड़ा फिक्स्ड एसेट तो नहीं देखा मैंने, है ना? 20 साल में तो अच्छे खत्म हो जाते हैं, ये इरेजर चलेगा 20 साल तक। तो ये 5 रुपए का इरेजर, एसएलएम रेट से डेप्रिसिएशन लगाया मैंने 5%। कितने परसेंट? तभी तो 100% राइट ऑफ हो जाएगा, जीरो सॉल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू जीरो, 5% डेप्रिसिएशन लगेगा। सर 5 रुपए का 5% निकालो फटाक से। 25 पैसे। हैं? सही में कितना आया? 0.25 पैसा। अच्छा 0.25 रुपीज बोला था, तभी तो मैं बोल रहा है ये क्या पैसे, 25 पैसे ना। सर 5 रुपए से 25 पैसे माइनस करो, कितना बचा? आउट हो गया। तू देख नहीं रहा था, तेरे ध्यान का था? नहीं ध्यान दिया। एक्चुअली मैं फेंक रहा था उसको मारने के लिए, ये भारतीय त्यागी को थे, तू बीच में गलती से आ गया। मैंने उसका चश्मा तोड़ना था यहाँ बीच से, तभी वो मजनू भाई था ना, ये मजनू बहन होती, ये मजनू बहन होती, बीच से चश्मा खोलती है। तेज से तो नहीं लगा बेटा, लगाओ तो ट्रांसफर कर दे पीछे, ठीक है? देखो अरे जान दे, 5 रुपए के लिए क्या राज, तू तो ऐसी हरकतें करेगा तो सिमरन तेरा शक्ल देख के भाग जाएगी तेरी, ठीक है? 5 रुपए के लिए खोज रहा है, छोड़ दे उसको। अरे कोई नहीं, ट्रांसफर करने के लिए थप्पड़ से हो जाएगा। सर ठीक है, समझिए ना, क्यों इग्नोर करेंगे इनको यार? ये वैल्यूलेस है यार, 5 रुपए की इज्जत है क्या? अबे तुम्हारी इनकम जीरो है, तुम्हारे जेब से 5 का सिक्का गिर रहा है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। देखो अभी वो बैठा है चुपचाप ना, वो बैठा है ना चुपचाप, अगर वही 20,000 का होता तो अबे वहां जमीन पे लेटा पड़ा मिलता, ऐसे ऐसे करके खोजता वो, मैं फेंक देता था, मेरा तो था ही नहीं, तुम्हें तो खोजना पड़ता ना। बात यही है, लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस मैटर्स एवरीवेयर। देखो लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस मैटर्स एवरीवेयर। इतनी बातें इसको बोलता हूँ, सुनता क्यों है? बर्दाश्त करता है ना, जहर का घूंट पी के जी लेता है लड़का, क्योंकि मालूम है इसको लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस। ये बोलकर देखिए इतनी बात, है ना? ये अगर अपने राइडर की जगह इसको भेज देगा, ठीक है? अपने साथ नहीं दे जाएगा, राइडर के साथ इसको भेज देगा, ठीक है? देखो ध्यान से समझो, मेरी बात समझना बेटा, बाकी जो ये सब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो अलग ही है, वो स्पेशल काइंड ऑफ, छोड़ दो। सो मैटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है जो भी चीजें जरूरी है उनको रिकॉर्ड करो, और जो गैर जरूरी चीजें हैं, अनइम्पोर्टेंट चीजों को क्या करो? राइट ऑफ कर दो सेम ईयर में पीएनएल के डेबिट में ले जाके। इसीलिए देखा होगा ये स्टेशनरी के जितने भी चीजें हैं, इनको स्टेशनरी अकाउंट को पीएनएल के डेबिट में डाल देते हैं, भले 10 साल चले कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉमिनल अमाउंट। नेचर नहीं, नेचर तो ठीक है ना, नेचर तो फिक्स है, सर कई बार है वो, बट अमाउंट नॉमिनल है। पैसे लिखते क्या अकाउंटिंग में? अप्रोक्सीमेट रुपीज में एंट्री करती है, नियरेस्ट रुपीज में एंट्री करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं है वैसे तो, मैटेरियलिटी लेवल खत्म है। तो जब बैलेंस शीट का टोटल आता है तो हम हमेशा देखोगे अप्रोक्सीमेट रुपीज में आता है, नियरेस्ट रुपीज में आता है, ठीक है ना? तो मैटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है? जो भी इंपॉर्टेंट चीजें केवल उन्हीं को रिकॉर्ड करो, बाकियों को इग्नोर करो। लास्ट था ये। अब इसमें 2-3 बातें, तो एक फाइनल टॉक 5 मिनट का, उसके बाद
5 मिनट का ब्रेक, फिर एक लंबी क्लास और। कुछ छूटा तो नहीं है कोई ऐसा? अकाउंटिंग क्वेश्चन, अकाउंटिंग क्वेश्चन किसकी वजह से आया था सर? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट डबल एंट्री सिस्टम की वजह से। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन यहाँ पे बीच में देखो थोड़ा बहुत है वो कर लेना। 2 अटेम्प्ट से तो आईसीआई को पता नहीं क्या हो रखा है, इंटरमीडिएट में दे रही है 5-5 नंबर में अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाने को। अब इसमें कुछ होगा, अगर होगा देखो, छोड़ो। ये रहा आपका लास्ट में बेटा, सभी स्क्रीनशॉट लास्ट में मिलेगा, टेंशन मत लो। द नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption। फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption, ध्यान दो दोस्तों इधर। फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption, assumptions क्या होते हैं? देखो assumptions का मतलब होता है that you are just applying your thinking just because कि everyone thinks about that, सब कोई करता है तो हम भी करते हैं। और फंडामेंटल वर्ड का मतलब क्या होता है? बेसिक। फंडामेंटल का वर्ड का मतलब क्या होता है? बेसिक, हाँ है ना भाई। देखो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री, क्यों? उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, बेसिक लॉ है, उसके अंदर सबको समाना पड़ेगा। तो फंडामेंटल मतलब बाय डिफॉल्ट ये माना जाएगा। फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption का मतलब ये होता है कि अगर आपने फॉलो किया, इफ फॉलोड, अगर फॉलो किया है तो डिस्क्लोजर इज नॉट क्या नेसेसरी। डिस्क्लोजर जरूरी नहीं है, कर सकते हो, करने की मर्जी है अगर फॉलो किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम मानकर चलते हैं आपने क्या किया होगा? फॉलो किया होगा। एंड इफ नॉट, अगर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्लोजर इज कंपल्सरी। कंपल्सरीली डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने नहीं फॉलो किया। अब ये कौन कौन से फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions है? तो 3 होते हैं दोस्तों, कितने? 3। पहला, ध्यान देना, हाँ बिल्कुल सही बात है। पहला आपको क्या याद रखना है? गोइंग कंसर्न, अभी पढ़ लिया हमने। देन कंसिस्टेंसी एंड देन अक्रूवल, ये याद रख लेना, ठीक है ना? अक्रूवल, सॉरी। अब आप याद कैसे रखोगे? आप इसको एक अलग फॉर्म में कर लो। चलो पहले कंसिस्टेंसी के लिए, फिर अक्रूवल के लिए, एंड फिर गोइंग कंसर्न के लिए। सो इफ यू रिमेंबर, देखो इसको ऐसे याद रखना, ध्यान से देखो। पहला अल्फाबेट उठाओ, इसका पहला अल्फाबेट क्या है? ठीक है ना? और इसका and then so do you know a kind of organization there is CAG, Comptroller and Auditor General of India? नहीं सुना, बहुत से ने नहीं सुना। अबे तुम जो कोर्स कर रहे हो उसका नाम क्या है? क्या है? CA। अभी तो ठीक है ना? चलो नहीं CAG सुना है, CA का नाम सुना है ना? है ना? तो मेरे भाई अगर बिस्किट के आगे जी लगा सकते हो, पार्ले जी बोल सकते हो, तो सीए को भी थोड़ी इज्जत दे दो, सीए जी बोल दो। तो ये 3 अल्फाबेट से आपको याद रखना। C फॉर कंसिस्टेंसी, है ना? A फॉर अक्रूवल एंड G फॉर, क्लियर है? सो ये था फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption, ये आपको याद रखना है। जितने ऑफिशियली, एक बात और याद रखना, जितने टॉपिक्स में पढ़ा रहा हूं, अगर कोई इलस्ट्रेशन या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके दिया होगा तो उसको जरूर सॉल्व कर लेना। छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? कर जरूर लेना। जैसे इसमें है अकाउंटिंग क्वेश्चन बना के एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 1 करके, तो वो करना है आपको। प्रैक्टिकल में शायद कुछ भी नहीं है तो ये करना, और ट्रू फॉल्स इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? यूनिट 3 आपको खुद करना है, उसमें टर्मिनोलॉजी दिया, उसका मीनिंग दिया है। अब क्या क्या होता है उसका मीनिंग आपको पढ़ना है। यूनिट 3 में मैं नहीं कोई डिस्कशन करूंगा, क्योंकि अब डेप्रिसिएशन करें, डेफिनेट करें, लायबिलिटी, ये रीड करना है। 4th मैंने करवा दिया है, 4th मैंने कैपिटल रेवेन्यू करा दिया, जिनका नहीं हुआ है मैंने बोला है, सुन लो।
कैपिटल रेवेन्यू मैंने करा दिया, जिनका नहीं हुआ वो मेरे को मैसेज डाल देना, मैं उसका वीडियो या जो भी होगा देख लूंगा अपने हिसाब से। ठीक है, फोर्थ हो गया। फिफ्थ पे बात करेंगे और उसके लिए पहले अब बात करेंगे 35 हो रहा है, 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 45 पे मिलते हैं हम सब क्लास में वापस। क्या बात, 1 बजे खा लेना। चलो ठीक है, जाओ।